नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। कल की इतनी हाई एनर्जी सेशन के बाद आज थोड़ा सा मार्केट में एक एंटी क्लाइमैक्स है, लेकिन शेवीरू फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। लेकिन वो जो लास्ट लाइन है वो देखिए ज़रा, निफ्टी आईटी 1000 पॉइंट ऊपर मतलब अगर कल की रैली से आप हैरान थे तो आज ऑन टॉप ऑफ दैट उससे बड़ी रैली आज आईटी में आपको देखने को मिली और करीब 3.5% तो अपने DI से कूल ऑफ हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो अच्छे मूव्स मिड कैप स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक मूव्स हैं। हालांकि एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा बिगड़ा है आज, इन सब पर बातचीत होगी। बैंक निफ्टी ने परेशान किया है एक्चुअली, 270 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है और यही कारण है कि निफ्टी नहीं चल पा रहा है। ऐसा नहीं कि निफ्टी कोलैप्स कर गया है, अभी भी 24,000 पर ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक आप मूव देख रहे हैं। चलिए शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बाजार में टिपिकल एक्सपायरी वाला मूव, 80 पॉइंट के छोटे से दायरे में घूम रहा है निफ्टी। आईटी शेयर के दे रहे हैं सपोर्ट, लेकिन बैंक निफ्टी बना रहा है दबाव। हालांकि मिड कैप हरे निशान में बने रहने में कामयाब। आईटी शेयर में दूसरे दिन भी तूफानी तेजी कायम, करीब 4% दौड़ा इंडेक्स। 2 दिनों में करीब 6% ज़्यादा चढ़ा आईटी इंडेक्स। 3 से 4% के उछाल के साथ निफ्टी के टॉप गेनर बने टीसीएस, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस। उधर रियल्टी ऑटो में भी रफ्तार कायम, लेकिन डिफेंस, कैपिटल गुड्स शेयरों में आज हल्की मुनाफा वसूली। एफएमसीजी सेक्टर में आज बड़े एक्सीडेंट, नतीजों के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, वरुण बेवरेजेस और गोडफ्रे फिलिप्स फिसले। डीमार्ट में भी बड़ी गिरावट, एचयूएल करीब 6% फिसला। वॉल्यूम ग्रोथ 6 से 7% के अनुमान के मुकाबले सिर्फ 5%। उधर कमज़ोर गाइडेंस के बाद डीमार्ट में भी 5% की तेज़ गिरावट और ख़राब नतीजों के बाद वरुण बेवरेजेस भी 7% नीचे। बिग स्टॉक्स को फौज का बड़ा धमाल, दमदार नतीजे और मजबूत कमेंट्री के बाद शेयर 10% की तेज़ी के साथ बना आज का हीरो। सुबह आज सीएनबीसी आवाज़ पर किया गया था नतीजों का सटीक एनालिसिस। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में मैनेजमेंट ने बोला एनकोर अधिग्रहण के दिखने लगे हैं फायदे, आगे एआई में मिलेंगे बड़े मौके। नतीजों के लिहाज से कल बड़ा दिन। निफ्टी की 4 कंपनियां एशियन पेंट्स, आयशर मोटर्स, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स पेश करेंगी पहली तिमाही के नतीजे। 17% बढ़ सकता है एशियन पेंट्स का मुनाफा, मार्जिन में भी सुधार संभव। साथ ही कोलगेट, डाबर समेत वायदा की 6 कंपनियों के नंबर्स का रहेगा इंतजार। और आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट पर सटीक स्पॉटलाइट शेयर एलटीएम करीब 3% उछाल के साथ वायदा के टॉप गिनर्स में हुआ शुमार। साथ ही इन्फो एज में भी करीब 4% का उछाल। उधर बिग स्टॉक शेयरों में रिजल्ट्स के बाद 3 से 4% फिसले टाटा केमिकल्स और कोल इंडिया। चलिए मार्केट थोड़ा ऐसा हो जाए ना तो थोड़ा हेडलाइन भी कम हो जाती है ना। कल कितनी हेडलाइंस थी, आज देखिए तो थोड़ा सा कम हो गई। कल चूज करना पड़ रहा था। वो होता है। खैर कच्चा तेल 86 के नीचे आ रहा है इस समय, ये आपके लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। और निफ्टी भी 24,000 पर ही, लेकिन रेंज देखिए आज की 23,950 से मोटा मोटी 24,050। एक 100 पॉइंट की रेंज। एक ऑप्शन राइटर्स, टिपिकल ऑप्शन राइटर्स का दिन, टिपिकल ऑप्शन राइटर। मैं एक कहता हूँ ना, एक इसको मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, एक्सपायरी डे शेनानिगन्स। वो उसका हिंदी वर्ड जो है ना वो जस्टिफिकेशन नहीं देता है, इसके लिए मैं उसको यूज़ नहीं करता। इंग्लिश में होता तो मैं यूज़ करता एक्सपायरी डे शेनानिगन्स, लेकिन वो उसको हिंदी में यूज़ नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन एक ना बाजार एक रेंज में फंसा है। यानी आज सुबह हम बात कर रहे थे कि मार्केट आज शायद एक रेंज में रहे, एक्सपायरी डे को रिस्पेक्ट करे, ऑप्शन राइटर्स को रिस्पेक्ट करे, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। और खैर बड़ी रेंज तो इससे बड़ी थी, लेकिन 23,850 से 24,150 की थी। मार्केट एकदम छोटी रेंज में सिमटा रहा, 23,950 से 24,050। लेकिन आज की क्लियर कट हाईलाइट है निफ्टी आईटी। और रखिएगा ज़रा निफ्टी आईटी को एक बार। आईटी में शानदार रैली और बैंक निफ्टी नीचे। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा श्रेया कि आईटी में कुछ बदला है इस बार आईटी में ज़रूर कुछ बदला है। और यही कारण है 26,500 26,600 से अब इस बार जो आईटी की रैली है वो शानदार हो चुकी है। 3 महीने का चार्ट रखिएगा निफ्टी आईटी। हाँ, 1 महीना भी चलेगा, 1 महीने का ठीक है एक्चुअली। 12-12.5% के मूव। मेरे ख्याल से इस सीरीज़ का क्लियर कट अगर एक वर्डिक्ट रहा है वो है पैसा आईटी में शिफ्ट हो रहा है। बहुत लोगों ने ये रैली मिस की है, डिसबिलीव था, लोगों को लग रहा था कि शायद नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये क्लियरली बैंक निफ्टी लेकिन नीचे, यहाँ पर दिक्कत है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आपको ऊपर दिखाई देंगे, लेकिन बीनीथ द सरफेस पेन है। एडवांस डिक्लाइन जो है वो एक्चुअली 1:2 का है। और एक बड़ी बात, आज एफएमसीजी सेक्टर, एक बार एफएमसीजी सेक्टर रखिएगा। एफएमसीजी सेक्टर में आज बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं और ये थोड़ा सा नेगेटिव है मार्केट के लिए, क्योंकि ये एक पिलर है मार्केट का, कंजम्पशन। ठीक है ना श्रेया?
अब एफएमसीजी के नंबर्स आ गए हैं धीरे धीरे, डिसअपॉइंटिंग रहे। ऑटोज़ के देखेंगे वो कैसे आएंगे, लेकिन एफएमसीजी में आज देखिए क्या क्या एक्सीडेंट हुए। एचयूएल बड़ा एक्सीडेंट नंबर के बाद सुबह सुबह हो गया था, वो तो सुबह जैसे नंबर्स आए थे वो क्लियर हो गया था कि ये स्टॉक नहीं चलेगा यहाँ से। वरुण बेवरेजेस ऑलरेडी पिटा हुआ स्टॉक, ऐसा नहीं है 650 वाला ऑलरेडी गिर के 550 वाला ऑलरेडी गिर के 470 तक आ चुका था, वहाँ से आज फिर पिटाई हो गई इसकी, और आज और फिर 60-70 रुपये स्टॉक गिर, सॉरी 30 रुपये और स्टॉक गिर गया 5-6%, यहाँ पर बड़ी गिरावट आ गई। डीमार्ट की एक एनालिस्ट कॉल हुई जिसमें उन्होंने कुछ नेगेटिव बोला, वो स्टॉक गिर गया। और गॉडफ्रे फिलिप्स एक और स्टॉक रहा जो आज एफएनओ में बड़ा एक्सीडेंट हुआ। गॉडफ्रे का भी चार्ट रखिएगा, सुबह हम बात कर रहे थे इसके नंबर्स की, हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद नीचे से रिकवरी आएगी, लेकिन नहीं आई, तो बड़ी गिरावट रही इन सब में। और मोस्टली इन सब में जो है ना नतीजों के बाद या कमेंट्री के बाद ये गिरावट आई है। इससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है सेंटिमेंट जो है वो ख़राब हुआ है इसकी वजह से। और एक चीज़ एक बार रखिएगा, स्टॉक सीजी पावर, जी वर्नोवा, टीएनडी और हिताची, ये 3 स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई देगी। सीजी पावर के तो रिसेंटली नंबर्स भी आए थे, वो उतने अच्छे नहीं थे। जी वर्नोवा और हिताची, ये जो एंटी एआई ट्रेड है इसके चलते आईटी में अच्छी खासी रैली है, और पावर स्टॉक्स ये थोड़ा सा नीचे आए हैं क्लियरली। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, बैंकिंग में ना कुछ तो मार्केट को नेगेटिव लग रहा है, खासतौर से पीएसयू बैंक। आप पीएसयू बैंक निफ्टी देखिए, आज सुबह में ना एक देख रहा था मैं, एक अपग्रेड आया था कैनरा बैंक पे, मुझे रत्ती भर कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि अच्छे नंबर पे पीएसयू बैंक्स गिर रहे हैं एक्चुअली, एक के बाद एक पीएसयू बैंक अच्छे नंबर पे गिरे हैं। एक स्टॉक नहीं चला पीएसयू बैंक, सिर्फ एक इंडियन बैंक चला था, वो भी एक दिन चल के वो भी फंस हो गया था। उसके अलावा सारे पीएसयू बैंक जो है नंबर्स के बाद गिरे हैं। बड़ा सवाल ये होगा कि एक्सपायरी कहाँ होगी आज की, और फिर आखिरकार अगस्त सीरीज को लेकर आउटलुक क्या होगा। अगस्त सीरीज कैसा रहेगा, आज की क्लोजिंग क्या कहेगी, सब पे होगी चर्चा, डिटेल में और बातचीत करेंगे पूरे शो में। लेकिन अभी फिलहाल निफ्टी फ्लैट नजर आएगा, बैंक निफ्टी बैक फुट पर, आईटी रियल्टी साथ दे रहे हैं और ब्रेथ भी उतनी कुछ खास नहीं है, एक सुस्ती वाला दिन है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव जैसा कि बता रहे थे सर आप, इतने सारे एक्सीडेंट तो कई सारे हीरो भी बने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोफोर्ज। आईटी पैक को लेकर और डिटेल में आपसे मैं बात करूंगी आगे, लेकिन पहले ओवरऑल मार्केट आज की क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए जो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। आपने कहा थोड़ा सेंटिमेंट खराब हुआ है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को देखकर, कितना खराब लग रहा है, क्या सेंटिमेंट बाउंस बैक होगा मार्केट, अगस्त सीरीज की क्या अप्रोच होनी चाहिए, अब क्या करें मार्केट में? देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे कहाँ होने चाहिए तो मैं तो कह दूंगा 24-300 पे हो जाए तो सबसे अच्छा है ना, मूव को देखते हुए। हमारे कहने से तो होगा नहीं, लेकिन आपका सवाल वाजिब है। देखिए, निफ्टी का इंटरडे चार्ट रखिए, सुबह निफ्टी ने एक अच्छी ट्रेड दी, वो जहाँ खुला उसके बाद से एक रिकवरी आई, लेकिन उसके बाद फिर वो बस वो गैप डाउन पे जो हमारी खरीदने की अप्रोच थी उसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ही रहा होगा वैसे, ऑनेस्टली कोई गैप डाउन तो हुआ ही नहीं था। गिफ्ट निफ्टी पे गैप डाउन था, यहाँ नहीं था, लेकिन ठीक है। लेकिन इशू क्या हुआ, कॉल राइटर के जोन में आके ना वहाँ पर मार्केट थोड़ा सा फंसा, और कॉल राइटर का जोन था एग्जैक्ट 24,050 से 24,150, वहाँ पर आकर आप देखें तो थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ। लेकिन कल के लो से हम कोसों दूर रहे। कोसों इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करें कि आज निफ्टी की कुल रेंज इतनी है, तो कल का लो था 23,891, आज का लो है 23,962। कल के हाई के मुकाबले हमने हायर हाई बनाया है। तो अगर आप एक प्योरली टेक्निकल्स पर जा रहे हैं तो मार्केट ने आज हायर हाई और हायर लो बनाया है, और आप उस बेसिस पे जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कल मार्केट में वापस बड़ी रैली होनी चाहिए, ये मेरा व्यू रहेगा, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप देखें, एक हो सकता है 2:30 बजे के बाद आपको एक मूव मिल जाए निफ्टी में, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, एक्सपायरी वाला मूव। अच्छा, एक चीज़ और आज हमने कही थी वैसे श्रेया, कि बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वी विल प्रेफर निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में एक आईटी की स्ट्रेंथ है जो बैंक निफ्टी में नहीं है, तो वो एक फैक्टर था। बैंक निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज पर आकर अटक रहा है, हर बार आकर 200 डे मूविंग एवरेज पर बैंक निफ्टी अटक रहा है, और यही 57,200 से 57,400 का जो जोन है बैंक निफ्टी का, ये बहुत बड़ा रुकावट का जोन है बैंक निफ्टी के लिए। कल भी अगर आप देखें तो यहीं से हम गिरे थे। बैंक निफ्टी में आज लोअर हाई बना है, निफ्टी में भले हायर बना है, बैंक निफ्टी में लोअर हाई बना है कल के मुकाबले। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज आप देखेंगे दोनों तरफ के मौके हैं, बड़े एक्सीडेंट्स भी हैं, बड़े हीरो भी हैं, तो दोनों तरफ के मौके आपको देखने को मिल रहे हैं। एक ही दिन में अगर आप देखें तो कोफो जैसा स्टॉक 10% ऊपर भी है, और वरुण बेवरेज जैसा स्टॉक 8% नीचे भी है ना। तो एफएनओ के टॉप गेनर टॉप लूजर अगर आप देखेंगे तो नंबर्स पर रिएक्शन जो है ना ब्रूटल है दोनों तरफ के, तो ठीक है। निफ्टी पर जहाँ तक अप्रोच है 23,800 से 23,850, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 24,050 से 24,150 के बीच में।
बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा आपका 56,600 से 56,700 का, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 57,200 से 57,400 के बीच में। कच्चा तेल थोड़ा और नीचे आया है, 85.6 पर आया है। डॉलर रुपये भी ठीक ठाक रहा है, इंडिया विक्स भी ठीक ठाक रहा है। फिर भी आज मार्केट पे थोड़ा सा एक्सपायरी का फैक्टर क्लियरली विजिबल है। तो वीरू के पास चलते हैं, जानते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ मिल रहे हैं। वीरू। बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में मैं सबसे पहले जिससे स्टॉक रखना चाहूँगा वो है एटर्नल। जरा एटर्नल स्क्रीन पे रखिएगा। मैं सुबह भी इनफैक्ट इसको पॉइंट आउट की थी बात, जो अगस्त में जिस प्रकार की शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, अगस्त में 300 की कॉल लगभग 1359 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, और जिसमें से 2359 कॉन्ट्रैक्ट आज घटे हैं। जो सुबह बात में कर रहा था 297 पे स्टॉक जब था, कि कॉल राइटर्स अगस्त में इसमें पीछे हैं, बैकफुट पे आ गए हैं। और क्रमबद्ध तरीके से अगर आप देखें, इवन इन अगस्त, आज मैं जो स्टैट्स देख रहा हूँ उसमें सारे के सारे 290, 280, 300, 310 तक की सारी कॉल्स में एक हैवी शॉर्ट कवरिंग है। 25 अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट में 85% रोल ओवर। आज अगस्त में लगभग 1.25 करोड़ का बिल्डअप हुआ। तो एटर्नल सबसे ऊपर, और एक क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट यहाँ पे आया, बेहद शानदार सेटअप। उसके बाद रखूंगा SBI कार्ड्स विद बिट ऑफ डाउट्स। हालांकि डाउट्स हैं अभी इस स्ट्रक्चर को लेकर, लेकिन प्राइस वाइज आज का ये प्राइस 30 अप्रैल के बाद यानी लगभग 3 सीरीज के हाईज को बाइसेक्ट कर रहा है। 92% रोल ओवर। जुलाई में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर, और आज मोस्ट स्पेशली स्टॉक 9 जनवरी के बाद पहली बार सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो अदर देन IT कुछ चीज़ें लोकेट में करने की कोशिश कर रहा था, उसमें SBI कार्ड्स भी अपीयर हुआ। और एक और लॉजिस्टिक्स स्पेस में कंटेनर कॉर्प, इट्स 522, ये इस वक्त दिन के सर्वोच्च स्तरों पर और 200 डिमा के ऊपर। इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस रिएक्शन इसका पहली बार देखा गया है सिंस जून 25। इसके भी रोल ओवर्स का आप देखिए, आप लोडिंग देखिए अगस्त में, और सब्सट्रैक्शन देखिए जुलाई में। ह्यूज अच्छी फ्रेश लॉन्ग लोडिंग हुई है कॉनकॉर में विद 88% रोल ओवर। तो ये 3 स्टॉक्स जिन पर मेरी नजर रहेगी। अच्छा अनुज, बात करते हैं अगस्त की अब थोड़ी सी, है ना। अभी बैंक निफ्टी जैसे कि आपने कहा कि साइडवेज है, नेगेटिव बायस है, पता नहीं क्या, अगर आप देखें ये लोकेट करने की कोशिश कर रहा है। लीडरशिप यहाँ से किसके हाथ में रहेगी? आज हमने 2-3 चीज़ें देखी। निफ्टी IT का मूव, कोफोज की मैनेजमेंट से सुबह बातचीत हुई, निफ्टी बैंक स्केप्टिकल, FMCG जो अपीयर हो रहा था थोड़ा स्ट्रॉन्ग, वर्चुअल के नंबर्स के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया है। हेल्थ केयर स्टिल डूइंग वेल, फार्मा स्टिल डूइंग वेल। लीडरशिप क्या लगता है अगस्त में किसके हाथ में रहेगी? वीरू, आई थिंक मार्केट क्लियर कर चुका है, IT के पास अब लीडरशिप है, और IT के पास ही लीडरशिप रहनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के मूव्स IT में आए हैं पिछले कुछ दिनों में, वो आई थिंक वर्थ नोटिसिंग है। और इस बार का जो IT का मूव है ना, इस बार का IT का मूव प्योर शॉर्ट कवरिंग नहीं है। आई मीन जैसे कोफोज जैसा स्टॉक है, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग से नहीं भाग सकता। आज इस तरीके से कोफोज भागा है, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग से नहीं भाग सकता, है ना। TCS में आप देखें किस तरीके की रैली हुई है आज और कल में। इन्फोसिस में आप देखें किस तरीके की रैली हुई है। और पता क्या होता है, मैं सच बताऊं तो हम ना CNBC आवाज़ पर कई बार एक हिंट भी देते हैं लोगों को कि आज की हमारी सबसे बड़ी थीम क्या होगी। जब हम सुबह के शो में जिस थीम के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं ना, अगर वॉर बड़ा फैक्टर तो वॉर के साथ शुरू होती है। आज हमने सबसे पहले चिप शेयरों की और सॉफ्टवेयर स्टॉक्स के बीच का जो कोरिलेशन था ना, उसके साथ शुरुआत की थी कि ये आज चिप शेयर सारे के सारे गिरे थे, और सॉफ्टवेयर स्टॉक्स और ADRs, इन्फोसिस जैसे ADRs सारे ऊपर थे। आज हमने शो की शुरुआत इससे की थी, क्योंकि एक व्यू था कि आज IT पे फोकस करिए। कई बार क्या होता है ना, आपको पूरी मार्केट पे फोकस करना होता है, कई बार आपको मिड कैप पे फोकस करना होता है, कई बार आपको स्मॉल कैप पे कई बार FMCG पे। आज का दिन था सिर्फ IT पे फोकस करने का, और अगर आपने वो किया तो आपने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। तो मेरा मानना ये है कि ये IT क्लियरली एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं लीडरशिप के लिए। कुछ हद तक फार्मा भी है, लेकिन फार्मा के मुकाबले अभी भी मैं कहूँ, क्योंकि फार्मा ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है और IT ने तो अभी चलना शुरू किया है। IT का ना मैं आपको 1 साल का चार्ट दिखाता हूँ। बहुत लोगों को लगेगा कि अब IT बहुत चल चुका है। अगर तो वाकई में कुछ चेंज हो रहा है तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आपने पिछले 2 हाई भी नहीं क्रॉस किए हैं। वो जो बेयर मार्केट के 2 हाई, अब तक तो वो क्रॉस नहीं हुआ है। तो सोचिए अभी तो मतलब यू नेवर नो और कितना ऊपर जा सकता है IT यहाँ से। गिरना शुरू किया था IT ने, फिर चलना शुरू कर लिया, अब उसकी भी बातें कर रहे हैं हम। लीडरशिप
भी इसके हाथों में आ सकती है। तो इंटरेस्टिंग निफ्टी आईटी रखे रेडार पर, लगातार चार्ट जीपीटी में आया है। कल भी आईटी स्टॉक को हमने हाईलाइट किया था पूरे स्पेस को, आज भी साफ तौर पर कहा गया था और अच्छी स्ट्रेंथ। लेकिन एफएमसीजी पैक के कुछ काउंटर्स आपने जिक्र किए सर अपने ओपनिंग कमेंट्री में, वीबीएल रखेगा, एचयूएल रखेगा, बहुत गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। वही दूसरी तरफ नेस्ले, मैरिको जैसे स्टॉक्स ने बेहतर नतीजे और प्रदर्शन दिखाए हैं। एफएमसीजी पैक ने सर बहुत निराश किया, पेशेंस टेस्ट किया है पिछले 2 सालों में। अब यहाँ पर क्या स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना चाहिए या फिर अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए एफएमसीजी पैक से? नहीं, उम्मीद तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए लाइफ में, है ना। तो मार्केट में तो क्यों छोड़ेंगे। लेकिन जो आपने बात कही ना, एकदम 16 आने सही कही। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर का 6 महीने का चार्ट रखिएगा जरा एक बार, और मैं सच बताऊँ ना, मतलब क्या ही नंबर आए हिंदुस्तान यूनिलीवर के, है ना। इस तरीके की वॉल्यूम ग्रोथ, बिल्कुल स्टॉक ना एकदम नीरस हो चुका है एकदम, और बिल्कुल वहीं पहुंच रहा है जहां पर एक समय पे हुआ करता था कि कुछ नहीं कर रहा है, छोटा मोटा मूव आता है हेयर एंड देयर। लोग भूल गए थे एक समय पे स्टॉक को। तो वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी ख़राब रही इनकी, वो नंबर थोड़े ख़राब है। आई थिंक वरुण बेवरेजेस एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट रहा है, और वरुण बेवरेजेस का आप 3 महीने का चार्ट रखिएगा। वरुण बेवरेजेस में अगर आप देखेंगे ना शायद, तो ये ऑलरेडी पिटा हुआ स्टॉक था। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब अच्छी खबरों पर भी गिरता था। आपको याद होगा 1-2 बार तो वो सीएलएसए की पॉजिटिव खबर आई थी, उसके बाद रुका नहीं, 550 वाला 430 पर आ गया। एक बार तो हम इसको इक्का ही बनाने वाले थे, थक शायद बनाया भी था या पता नहीं बनाया, जो भी था उसके बाद देखा था आपने किस तरीके की गिरावट आई। तो आई थिंक ये आपकी बात सही है कि एफएमसीजी में स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना चाहिए। अभी नेस्ले जैसे अच्छा चला, हालांकि नंबर्स के बाद नेस्ले भी नहीं चला था अगले दिन वो, लेकिन आज चल गया नेस्ले, अच्छी बात है नेस्ले, क्योंकि नेस्ले के नंबर अच्छे थे एक्चुअली, सॉलिड अच्छे नंबर थे, तो इसके लिए वो चल गया। आज तक अभी डाबर, कोलगेट इनके नंबर्स आएंगे कल, तो इन पर थोड़ी सी नजर रहेगी। लेकिन हाँ, एफएमसीजी ने जरूर थोड़ा सा निराश किया। चलिए रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स, और उसमें सबसे आगे है कोफोर्ज। जी हाँ, सुबह से हम कोफोर्ज को आई थिंक 10 बार तो मेंशन कर चुके होंगे। आज का हीरो, शानदार कमेंट्री के बाद भागा स्टॉक, और आई थिंक सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ ने एक सुबह एक व्यू लिया था कि आज का हीरो होगा। कोई नंबर्स में कुछ घुमा फिरा के कुछ नहीं था, कुछ तो था, एकदम बहुत क्लियर व्यू था कि अच्छे नंबर है, स्टॉक भागेगा और कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है और आज का हीरो बनेगा, और आज का हीरो बना भी कोफोर्ज। लोधा अगर देखेंगे आप तो नंबर्स के बाद से लगातार इस स्टॉक में तेज़ी आ रही है, और आज भी स्टॉक F&O का सेकेंड टॉप गेनर बना है। कल्याण ज्वेलर्स 1 महीने का चार्ट रखिएगा, और अगर आप एक लेसन है कि कोई स्टॉक परमानेंट खराबी अच्छा नहीं होता। एक प्राइस पर आकर हर स्टॉक अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। 60%, मतलब क्या मतलब लिमिट है 60% F&O वाला स्टॉक 1 महीने में भागा, और क्या पैसा बना के दिया है इसने, जिन्होंने कॉल सही टाइम पे ले ली थी उन्होंने, उनके लिए। और आखिरी रफ्तार का घोड़ा परसिस्टेंट सिस्टम्स, थोड़ा सा हम यहाँ पे क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, है ना, लेना भी चाहिए कभी कभी। सिर्फ जिस दिन स्टॉक 8% गिरा था, 4300 पे गया था, जब 4300 पर आपको शॉर्ट का व्यू दिया गया था, वहाँ से हमने एक व्यू लिया था कि शॉर्ट नहीं करना है, उल्टा उस दिन अगर आप कॉन्ट्रा अप्रोच लेंगे और बाय करेंगे तो बड़ा पॉजिटिव होगा। और वहाँ से स्टॉक देखिए किस तरीके से 25-26% के करीब भागा है। इस तरीके के मूव्स आए हैं यहाँ पर, ये आपके लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स। चलिए अब आते हैं फिसड्डी स्टॉक्स पर। सबसे आगे कदम बढ़ाए हैं उसमें वरुण बेवरेजेस ने। फीके नतीजे, और ख़ासतौर से जो भारतीय कारोबार है उसमें ज़बरदस्त मतलब नेगेटिविटी है, इस वजह से। गोदफ्रे फिलिप्स, ये भी स्टॉक ख़राब नंबर्स के बाद गिरा, और इनफैक्ट F&O के टॉप लूजर्स में शामिल है इस समय ये स्टॉक, और ये चल चुका था 2 दिन में, थोड़ा सा इसका भी एक इम्पैक्ट था। HUL वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी वीक रही, और इसका एक इम्पैक्ट शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली, 6-6.5% के करीब लीवर नीचे गिरता हुआ, वो भी एक्सपायरी वाले दिन। और फाइनली एवेन्यू सुपरमार्ट्स, कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे। एक एनालिस्ट कॉल हुई इनकी, जो नए CEO की पहली एनालिस्ट कॉल है, उसमें उन्होंने थोड़ी सी नेगेटिव कमेंट्री दी है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी नेगेटिव, उतना ही काफ़ी होता है, और इस समय ये स्टॉक थोड़ा सा गिरता हुआ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज का ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। राइट सर, मार्केट फ्लैट लेकिन निफ्टी इन ग्रीन ही है अभी फिलहाल। तो शुरुआत तेजी की ट्रेंडिंग स्टॉक के साथ ही की जाए। कौन से स्टॉक्स चले हैं आज? आईटी पैक के सारे काउंटर्स नजर आएंगे आपको। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा। देखिए टीसीएस तो 5.5% तक भागा, टेक महिंद्रा भी 4% ऊपर है, इन्फोसिस 3% ऊपर है, और इटर्नल कल भी निफ्टी का टॉप गेनर था, आज भी देखिए निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, 3.5% की तेजी यहाँ पर।
वायदा में कोफोर्ज टॉप गेनर, शानदार मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रीट ने बहुत पसंद किया, 10% ऊपर है। लोधा डेवलपर्स कल भी चला था ये स्टॉक, आज भी देखिए 7% ऊपर है। ब्रोकरेजेस का भी बड़ा थम्स अप। कल्याण ज्वेलर्स भाग गया 6.5%, शानदार यहाँ पर मूव। तो स्विगी टनल जैसे काउंटर्स में अच्छे मूव्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, आपको 3.5-4% के ऊपर नजर आएगा। लेकिन बैकफुट पर कौन से स्टॉक्स, रिजल्ट इंपैक्ट दिखेगा। HUL देखिए 6.5% नीचे है और डिटेल में समझेंगे कि क्या नतीजे रहे जो इस तरीके से रिएक्शन देखने को मिला। कोल इंडिया टूटा नतीजों के बाद 4%, BEL नतीजों के बाद डेंट पड़ा है लगभग 4.5%, नतीजे फीके ही थे इसके भी। और NTPC भी टूटा 2.5%। वायदा में देखेंगे तो आप टॉप लूजर वही गोदरेज फिलिप दिखाएगा, नतीजों का इंपैक्ट 8%। वरुण बेवरेजेस अगेन रिजल्ट इंपैक्ट 7% नीचे। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लगभग 4%, मैनेजमेंट की वीक कमेंट्री। CG पार भी टूटा है 4%। पूरा स्पेस पार इक्विपमेंट वाला आज थोड़ा बैकफुट पर कर रहा है कामकाज। आगे बढ़ते हैं और शो में होगा क्या, कार्यक्रम का क्रम समझाती हूँ। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, आशीष बहिती, कविता जैन, अमित सेठ और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:20 पर कंचन बताएंगे कि वरुण बेवरेजेस में तगड़ी गिरावट क्यों है। 2:25 पर नूपुर बताएंगे कि HUL और डीमार्ट में एक्सीडेंट क्यों हुआ। 2:30 आशीष वर्मा बताएंगे कि आखिर कोफोर्ज इतना क्यों दौड़ रहा है। 2:35 पर MTF के कोरिया कनेक्शन पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे स्टॉक एज के को फाउंडर विवेक बजाज। 2:45 पर आयशर मोटर्स के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे दीपाली, साथ ही आशीष एशियन पेंट्स और कोलगेट का नतीजों का प्रीव्यू करेंगे और कंचन डाबर का अनुमान बताएंगे। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे UTI AMC के सीनियर VP इक्विटी के अमित प्रेमचंदानी जी। 3:10 पर अनुज से स्ट्रैटेजी लेंगे। 3:15 पे डीलिंग रूम चेक होगा और 3:20 पे होगा BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक जो स्टॉक पसंद है मुझे इस वक्त वो है आइशिया मोटर्स। सेटअप तो बढ़िया है, आई टाइम पे जो ब्रेकआउट मिला है आई थिंक इज गुड। ट्रेड करा 7885, टॉप लगाएंगे 7800 का, करीब 85 रुपीज का। टारगेट होना चाहिए मिनिमम 8000 रुपीज। लगता है वो तो चला जाएगा। हाई जोन आते दिनों में दिख सकते हैं आइशिया मोटर्स में। गुड। ओके, आयशर मोटर्स आपका बाय कॉल 7888 पे पहला बाय कॉल। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका पहला ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, कल्याण ज्वेलर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3-4 दिनों में हमने करेक्शन देखा था, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, रैली रिज्यूम हो गई है। आई थिंक कल्याण ज्वेलर्स पे अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस 584 के रहेंगे, 584 रुपए के स्टॉप लॉस से 630 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो नेक्स्ट मंथ का, अगस्त मंथ का 600 वाला कॉल ऑप्शन जो 37 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 29 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 55 तक के टारगेट्स पॉसिबल। कल्याण ज्वेलर्स 6.5% भागा। इन लेवल्स पर भी मानस जी को पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय इन स्तरों पर भी। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ट्रेड होगा रियलिटी से। गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ सेटअप अच्छे बने हुए हैं। लिटिल प्रीएम्प्ट कर रही हूँ, एक पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिखता है काउंटर पर ऑन 15 मिनट चार्ट। मुझे लगता है विद स्ट्रिक्ट SL ऑफ 2100 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें फॉर द प्राइस मूव ऑफ 2160 2180। गोदरेज प्रॉपर्टीज ये हो गई कविता जी की ट्रेड। अमित जी, गुड आफ्टरनून। अमित जी, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी ट्रेड इस समय की अल्ट्राटेक सीमेंट रहेगी। अल्ट्राटेक अगर हम देखें तो रिसेंटली यहाँ पे 11,600 700 पे एक ब्रेकआउट आया था। स्टॉक में हम हाई लो का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और स्टॉक वापस एक पुल बैक जनरेट कर रहा है अपना सीरीज ऑफ मूविंग एवरेजेस से। 11,800 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसे बाय करना है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 11,800 और टारगेट्स हमारे यहाँ पे रहेंगे 12,400 रुपीज के। ओके, यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट आपकी बाय कॉल। आशीष बैती जी, गुड आफ्टरनून, आपका कॉल। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी, टाइटन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। टाइटन आज वापस ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छी स्ट्रेंथ इन लेवल्स पे भी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है 4,770, 4,770 का स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 4,950, 4,950,
और 50-50 50-50 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। टाइटन आशीष जी को बहुत पसंद आ रहा है इन लेवल्स पर, खरीदार की राय, डेज हाई पर कर रहा है कामकाज, 2% ज्यादा के मूव है यहाँ पर। कॉल्स हो गई है, सारी ट्रेड्स ले ली है हमने, सारे बाय साइड की ट्रेड ही आई है। मयूरेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब शो में। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा इस मार्केट में? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे मार्केट्स एक वॉलेटाइल फेज से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक कैपिटल मार्केट एज अ थीम शुड स्टार्ट कमिंग बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि यहाँ पे जो एक आधार मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी इन अर्निंग्स, आई थिंक वो बरकरार रह सकती है। तो ग्रो इज समथिंग दैट वी लाइक विद इन कैपिटल मार्केट्स। हमें लगता है आई थिंक जो ग्रो के नंबर्स आए थे वो काफी शानदार थे। आई थिंक द एग्जिस्टिंग बिजनेस हैज ग्रोन एट अ ट्रेमेंडस पेस। जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स हैं उसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, एक कंसिस्टेंट बढ़ोतरी हुई है, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक सीक्वेंशियल ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। एट द सेम टाइम अगर हम ओवरऑल नंबर्स की बात करें, विच आर टॉकिंग अबाउट मार्जिन्स और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एज अ होल, आई थिंक जनरली आई थिंक दैट शुड शो सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड। और जो दो उनके नए खेमे हैं, आई थिंक म्यूचुअल फंड बिजनेस, वहाँ पे ईएम ग्रोथ ठीक ठाक हो रही है, एंड द एक्विजिशंस दैट दे हैव डन, फिजडम, कहीं ना कहीं आई थिंक बाय द एंड ऑफ FY27 या FY28 हाफ, आई थिंक फिजडम शुड स्टार्ट ब्रेकिंग इवन। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो म्यूचुअल फंड बिजनेस के कारोबार है वहाँ पे भी आई थिंक जो लॉसेस है वो कंस्ट्रक्ट होने चाहिए। मुझे लगता है आई थिंक कैपिटल मार्केट्स एज अ थीम शुड कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली। ग्रो हमें काफी पसंद है। ग्रो अच्छा लग रहा है मयूरेश जी को, फंडामेंटली काफी साउंड स्टॉक और लंबी अवधि के नजरिए से आप रख सकते हैं रेडार पर। सारे कॉल्स हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट आइडिया ले लिया है। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। गाबा ने आयशर मोटर्स चुना है ऑटो पैक से, खरीदारी कराए, 8,000 के टारगेट देख रहे हैं। गाबा से 7,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने को कहा है। नतीजों से पहले अच्छा मूव यहाँ पर। मानस जी कल्याण ज्वेलर्स के साथ जा रहे हैं, शानदार तेजी और इन लेवल्स पर भी फ्रेश बाइंग की सलाह। 630 के टारगेट एक्सपेक्टेड है और 584 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगस्त सीरीज का आप 600 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें 29 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 55 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कविता जी ने गोदरेज प्रॉपर्टीज चुना है रियल्टी पैक से, जहां पर शानदार तेजी और 2160 2180 तक के टारगेट देख रही हैं, वो 2100 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी ने चुना है अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर भी अच्छे मूव्स हैं। 12,400 के टारगेट के लिए इसे चेज कीजिए, 11,800 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिए। आशीष बहिती जी टाइटन को चुन रहे हैं, यहाँ पर स्टॉक में अच्छी हरकत, डीज हाइपर कर रहा है स्टॉक परफॉर्म। 4,950 5,050 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं, 4,770 का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिर में मयूरेश जी ने ग्रो चुना है, फंडामेंटल इनकी जो कॉल है, इन्वेस्टमेंट आइडिया लंबी अवधि की नजरिए से आप रख सकते हैं इसको रेडार पर। मार्केट तो जस का तस इनफैक्ट इन रेड कारोबार कर रहा है अब, निफ्टी फ्लैट और बैंक निफ्टी तो वैसा ही है 300 अंक नीचे। लेकिन आज सर ये जो सारे स्टॉक्स छूटे हैं, पार इक्विपमेंट स्टॉक्स, जैसा कि आप बता रहे थे, सुबह से हमने चर्चा की है, एबीबी, साथ ही सीजी पार, जी वर्नोवा, हिताची, अच्छे रिटर्न्स दिए इसने बीच में, लेकिन उसके बाद जो गिरना शुरू हुआ है, फिर बीच एक आध दिन चला है, फिर रुका नहीं है ये। तो जो अभी भी प्रॉफिट में है उनको क्या सलाह होगी? देखिए, अगर आप 16,000 से हिटाची पे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 38,000 पर एंटर कर रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है ना। ये एक क्या होता है, एक चीज़ होती है कि आप किस प्राइस पर ले रहे हैं स्टॉक को, ठीक है। अगेन 16,000 पर लिया तो उसको आप एक करेक्शन माने, इसका मतलब ये नहीं कि 16 का 16 पे आएगा तभी बेचेंगे। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस रख दें सिस्टम में। 16,000 से रैली शुरू हुई है, मान लीजिए 28,000 29,000 जो भी रखना चाहें। लेकिन इशू क्या था ना, इन स्टॉक्स के वैल्यूएशन इतने महंगे हो गए थे, इन्हें एक धक्का चाहिए था, बस वो धक्का मिल गया, वो AI ट्रेड के रिवर्सल से। आई थिंक सीजी पावर के तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो क्लियरली एक डी रेटिंग शुरू हो गई है सीजी पावर की, थोड़ी सी उनके नंबर्स ख़राब थे। और अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने वैसे भी चलना बंद किया है, थोड़ा सा पिछले हाई से अच्छा खासा स्लिप हुआ है। आई थिंक ये जी वर्नोवा TND, यहाँ भी आई थिंक स्टॉक बहुत महंगा हो गया था। ये सब स्टॉक 150 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पर पहुँच गए थे, तो थोड़ा सा एक कूल ऑफ आ गया। लेकिन ये स्पेस अभी भी है एक बहुत बड़ी बुल मार्केट में, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हो सकता है रिज्यूम भी हो जाए बहुत जल्दी, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा प्रेशर है। चलिए एक काम करते हैं, आज 3 बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, उनमें से एक की बात करते हैं। वरुण बेवरेजेस ऑलरेडी पिटा हुआ स्टॉक आज फिर करीब 8% टूटा और F&O का टॉप लूजर बना। कंचन से समझते हैं कि मार्केट को क्यों नहीं पसंद आए वरुण बेवरेजेस के नंबर्स। कंचन, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर आप हेडलाइन नंबर्स देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि नंबर में आखिरकार खराबी क्या है, लेकिन आपको बिटवीन द लाइंस यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आपको समझ में आएगा कि काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मिस होती हुई दिखाई दी है। सबसे पहला मिस तो आप यही देख सकते हैं कि जो बाजार अनुमान लगा के चल रहा था वहां से नंबर्स हमें काफी कमजोर जो है वो आते हुए दिखाई दिए हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो आपको ऑन एन एवरेज 23% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वॉल्यूम ग्रोथ। इंटरनेशनल बेसिस पे देखिए कंसोलिडेटेड वॉल्यूम तो करीबन 20% का इजाफा है, लेकिन अब बात करते हैं डोमेस्टिक वॉल्यूम की। जो अनुमान लगाया गया था वहां से काफी कमजोर डोमेस्टिक वॉल्यूम आती हुई दिखाई दी है, करीबन 14% की। वहीं अगर हम बात करें मार्जिन्स की तो यहाँ पे भी एक बड़ा झटका जो है लगता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर हम रॉ मटेरियल कॉस्ट से अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी डी ग्रोथ देखने को मिली है। रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो 28% बढ़ा है। वहीं अगर हम देखें तो रेवेन्यू वो केवल यहाँ पे 21% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो मार्जिन का प्रेशर है वो सच में रियल ही है। इनफैक्ट इस टाइम पे कंपनी जो है ना अपनी प्राइसिंग को काफी ज्यादा एग्रेसिवली कर रही है ताकि जो कंपटीशन है उसको वेव ऑफ किया जा सके। सेल्स वॉल्यूम तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप बात करेंगे पर केस वॉल्यूम की तो वो काफी ज्यादा लोअर साइड में बनी हुई है। कंपनी के डेट की अगर बात करी जाए तो इंडिया का डेट तो इस टाइम पे काफी छोटा है, लेकिन इंटरनेशनल बेसिस पे देखेंगे तो करीब करीब 3000 करोड़ के कर्ज के साथ कंपनी बैठी हुई है। 90% जो डेट है कंपनी का वो आपको ओवरसीज सब्सिडीज में ही देखने को मिलेगा। रिसीवेबल्स यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इन्वेंट्री 30% तक आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और साथ ही साथ इस टाइम पे हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो कंपनी ऐसा लग रहा है कि जो क्रेडिट है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफी इजीली दे रही है ताकि जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसको मेंटेन किया जा सके। तो बिटवीन द लाइंस देखेंगे तो वॉल्यूम में मार्जिन्स में काफी बड़ा डेंट दिखाई दे रहा है। शुक्रिया कंचन। और VBL अगर आप देखें इस प्राइस डैमेज के साथ फिर अपनी उसी लॉन्ग टर्म या फिर आप कहेंगे मिड टर्म जो ट्रेजेक्ट्री थी ना, फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री, उसमें आज फिर एक बार फिर से आ गया। एट 429 डील ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। इसका मार्च 26 का लो था करीब आप समझिएगा 382 रुपये का, फिर पुल बैक देके 560 और फिर वहीं पर रखेंगे लंबा चार्ट थोड़ा सा। यस, अरुण कुमार मंत्री जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरुण, इसका एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, मैं आपकी कॉल पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले 440 पे वरुण बेवरेजेस का वो वायलेट हो चुका है। आपको क्या लगता है, आई मीन इन सर्कमस्टेंसेस में 400 380 खुला हुआ है क्या इस पर? और आपकी एक कॉल आज की। जी बिल्कुल वीरेन जी, गुड आफ्टरनून। वीरेन जी, ओवरऑल चार्ट डेफिनेटली वीक है। आपने सही कहा, VBL 440 445 के पास एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ था। एक छोटा सपोर्ट है वीरेन जी 419 420 पे, जहाँ पे अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 78% का जो रिट्रेसमेंट आता है वो 420 419 के आसपास आ रहा है। तो 419 पहला टारगेट रहेगा, वहां से अगर ब्रीच होता है तो 400 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो क्लियर वीकनेस है, मुझे लग रहा है 1-2 दिन में 420 से 415 तक के लेवल आ सकते हैं। तो लॉन्ग करने की सलाह नहीं है। 10 से 15 रुपए गिरावट और स्टॉक में यहाँ से देखने को मिल सकता है। ओके, वरुण बेवरेजेस पर ये तो व्यू हो गया अरुण जी आपका। गुड आफ्टरनून। लेकिन इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी। क्लियर एक पॉजिटिव बायस दिख रहा है नेस्ले इंडिया में। अगर आप ओवरऑल FMCG का सेक्टर देखते हैं तो सभी में नेगेटिव बायस से ट्रेड कर रहा है, पर नेस्ले इंडिया में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 1500 के ऊपर। मुझे लग रहा है एक डिसाइसिव ब्रेकआउट इसमें कल भी कैरी होना चाहिए। तो नेस्ले को खरीदने की सलाह है। 1482 का स्टॉप लॉस लगाएं। 1541 से 1545 तक के टारगेट नेस्ले इंडिया में आ सकते हैं। इंडिया VBL जहां पर थोड़ा कॉशियस व्यू, नेस्ले इंडिया पॉजिटिव व्यू। यहाँ पर डेज हाइपर कर रहा है कामकाज, लगभग 4% ऊपर। वक्त थोड़ा कैश कॉल्स भी ले लेते हैं। कैश कॉल्स लेंगे हम अमित जी से, कविता जी से और गाबा से। अमित जी बताइए, कैश में कौन सा काउंटर देखा आपने? मेरे को M&M फाइनेंशियल सर्विसेज का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है। बेस के बाद हम यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव देख रहे हैं। एक पुल बैक आया टुवर्ड्स 10 EMA और वहां से हम वापस एक रिवर्सल देख रहे हैं। लगभग 373 का प्राइस है, इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 365 का और टारगेट्स लगभग रहेंगे 390 रुपीज पे। M&M फाइनेंशियल्स 390 के लक्ष्य के लिए 372 पे आपकी कैश कॉल है। कविता जी के पास चलते हैं। कविता जी, कैश में क्या पिक कर रहे हैं आप? आफ्टरनून वीरेन जी। सो रामकृष्ण फोर्जिंग्स, यहाँ एक बहुत अच्छा सॉसर फॉर्मेशन डेवलप होता हुआ दिखता है। ऑन वीकली चार्ट अगर आप देखें, अच्छे वॉल्यूम के साथ अपने एवरेजेस क्लस्टर से बाहर निकलते हुए दिखता है। सो फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, काउंटर कैन मूव अप टू 730-50 के प्राइस टारगेट के लिए।
वेरेज जब तक ये काउंटर नीचे में 630 के लेवल 625 के लेवल को होल्ड किए हुए हैं, यहाँ बाय पोजीशन आप देख सकते हैं। फॉर अ डे और टू पर्सपेक्टिव मुझे लगता है 650 के प्राइस मूव के लिए आर के फोर्जिंग्स पर आप बाय ट्रेड इनिशिएट करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 625। ओके, मेन वाले पर रेडी को खैतान रखिएगा। देखिए नंबर्स अच्छे हैं, गाइडेंस भी आपकी है, लेकिन स्टॉक काफ़ी चल चुका है, शायद इस वजह से इसके बावजूद अब ये स्टॉक जो है ज़्यादा नहीं चल रहा है। हालांकि गाइडेंस अब की है इन्होंने, जो कल हो सकता है एक मोर मैच्योर रिएक्शन आए, लेकिन एक बार 1 महीने का चार्ट रखिएगा स्टॉक का 6%, 3 महीने का रखिएगा। जब से एफएनओ में आया है इसमें वन वे तेज़ी रही है, तो शायद काफ़ी हद तक भाव में था, इस वजह से और रिएक्शन शायद नहीं आ रहा है अभी के लिए कम से कम। चलिए गाबा सर, आपकी कैश ट्रेड? मोमेंटम तो है ग्लैक्सो में। ग्लैक्सो ट्रेड कर रहा है 2615 पर, 15 रुपीज का स्टॉप लगाएंगे, 2600 का टारगेट नियर टर्म होना चाहिए 2650। ग्लैक्सो हो सकता है कल के लिए स्पिल ओवर ट्रेड भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर सेफ स्टॉक लगता है ग्लैक्सो। ग्लैक्सो ये गाबासुर को पसंद आ रहा है यहाँ पर। तो कैश कॉल्स पूरे हो गए हैं, कुछ और काउंटर्स डिस्कस करते हैं। देखिए निफ्टी तो अब 14 अंक नीचे आ गया है, इन रेड काम काज कर रहा है। बैंक निफ्टी की भी गिरावट बढ़ती जा रही है, 335 अंक नीचे हम बैंक निफ्टी पर। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी अच्छा है। कुछ और काउंटर्स जो डीज हाई पर हैं, नेस्ले इंडिया की बात हुई, टाइटन हमने देखा। अच्छा, आईटी पैक में बहुत सारे काउंटर्स चले हैं, लेकिन विप्रो उतना नहीं चला जितना मिड कैप आईटी स्टॉक्स और इन्फोसिस टीसीएस भी चले। आज विप्रो भी अच्छा कर रहा है, परफॉर्म 1.5% ऊपर है। जिसने विप्रो लेना हो अमित जी, वो क्या करे? क्या विप्रो पे कोई ट्रेड बन रही है? स्ट्रेंथ तो यहाँ पे भी है आज। जी थोड़ा सा लेट परफॉर्मर है, सबसे लास्ट पैक में यही चल रहा है। एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न यहाँ पे बना है, 170 से 175 पे बेस बनाया है, 10 और 20 डेमा भी क्रॉस हुआ है। अब हमारा इमीडिएट हर्डल 50 डेमा लगभग 183 के आसपास आता है, बट जैसा मोमेंटम है मुझे लगता है यहाँ पे भी एक शॉर्ट टर्म मूव पॉजिटिव साइड पे बन रहा है। लगभग 185 से 187 तक के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस हमें 178 का रखना पड़ेगा। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, अब आपको दिखाते हैं कॉस्पी। वो कॉस्पी रखिएगा, आज 10% नीचे है कॉस्पी। जी हाँ बिल्कुल, 10% नीचे था आज सुबह से कॉस्पी। लेकिन क्या हुआ इस महीने, अपने हाई से कितना गिरा है रखिएगा एक बार जरा। 1 महीने का चार्ट मैं बता देता हूँ आपको, 33%। जी हाँ 33%, 1/3 सीधा 1 महीने में स्वाहा हो चुका है। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है चिप ट्रेड के रिवर्सल का, जो उनके कोरिया में बड़े स्टॉक्स हैं, और मार्जिन ट्रिगर होने का। और ये दिक्कत जो है ना सिर्फ कोरिया की नहीं है, ये कई मार्केट्स की है, अमेरिका, चीन, इवन भारत में भी जो मार्जिन ट्रेडिंग बुक है वो रिकॉर्ड पोजीशन पे पहुंच गई है। जी हाँ, ये देखिए अमेरिका में 1.53 ट्रिलियन डॉलर्स में है, चीन में 3 ट्रिलियन युआन पर है, दक्षिण कोरिया में 39 बिलियन डॉलर पर है, इंडिया में भी करीब करीब 1,38,000 करोड़ पर है। चलिए इसको ना दूसरे तरीके से समझाते हैं। मार्केट कैप में MTF पोजीशन का कितना हिस्सा है, इसको इस तरीके से समझाते हैं। चीन में ये 2.4% पर है, ठीक है, 1 महीने का चार्ट आ गया। अब वो ग्राफिक पे वापस आ जाइए। चीन में 2.4% पर है, अमेरिका में 2% पर है, दक्षिण कोरिया में 0.8% पर है। भारत में फिर भी स्थिति उतनी खराब नहीं है श्रेया, 0.34% पर है। ठीक है, कॉस्पी की गिरावट का जो लेवरेज कनेक्शन है उसको लेकर आइए। 27 मई को सिंगल स्टॉक लेवरेज ETF लॉन्च हुआ था, जिसमें सिर्फ 2 स्टॉक्स थे, सैमसंग और SK हाइनेक्स। और इसके बाद आप देखें तो किस तरीके से इनमें अंधाधुंध बाइंग हुई, 9.48 बिलियन डॉलर की बाइंग हुई, और उसके बाद फिर यहाँ पर गिरावट हुई। चलिए अब हमारे साथ इन सब पर बातचीत करने के लिए स्टॉक एज के को फाउंडर विवेक बजाज जुड़े हैं। विवेक जी गुड आफ्टरनून। ये जो दिक्कत है ये सिर्फ कोरिया की है या अब पूरी वर्ल्ड वाइड दिक्कत बनती जा रही है ये मार्जिन ट्रेडिंग की? हेलो अनुज, मार्जिन ट्रेडिंग सालों साल से चलता आ रहा है और यूएस की उपज है ये, क्योंकि दे लव लिवरेज। हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में वो लोग लिवरेज क्रिएट करते हैं, तो वहां पर भी ये बड़ा होता जा रहा है। और टिपिकली कभी भी कोई भी एसेट जिसमें बबल क्रिएट होता है, लिवरेज बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बबल क्रिएशन। जैसे 2008 के अंदर में रियल एस्टेट बबल क्रिएट हुआ, उसमें रियल एस्टेट लिवरेज वाज वन ऑफ द रीजन। और जब वो बबल फटता है तो फटने का कारण भी कई बार लिवरेज होता है, कि अगर एक जगह बम फट गया है तो फिर उसके बाद लिवरेज स्क्वायर अप होने के कारण वो एक स्नोबॉल इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, उसका इम्पैक्ट आता है। तो यस, AI ड्रिवन एसेट बबल दुनिया में है ही, एवरीवन नोज अबाउट इट।
अब वो कब फटेगा वो नहीं पता है, बट हाँ कॉस्पी इज अ बहुत ही क्लासिक केस स्टडी है कॉस्पी। अगर आप इजाजत दे तो जी, कोरियन रिटेल इन्वेस्टर जो है ना, क्योंकि मैं मार्केट में 20 साल से हूँ, तो आई हैव सीन देयर बिहेवियर। एक पॉइंट पे कॉस्पी ऑप्शंस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडेड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। फिर रेगुलेटर ने वहां पर आके उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल दिया और वो उनका इंटरेस्ट से चला गया। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन कॉस्पी ऑप्शंस के अंदर में 50% से ज्यादा पार्टिसिपेशन होता था रिटेल का, राइट। तो अब वहां के रिटेल का कैरेक्टर ही वैसा है कि उनको स्पेकुलेट करने में मजा आता है, उनको लिवरेज लेने में मजा आता है। दैट्स व्हाई दे फाउंड अनदर इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर में उनको लिवरेज मिला और वो उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये कोई बहुत ही अनयूजुअल नहीं है, कोरिया में ये होता रहा है। बट हाँ, दुनिया भर में आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि यस, लिवरेज इज गॉन अप अराउंड द एसेट कॉल्ड एआई। ओके, दूसरा सवाल, कोरिया में क्या अभी भी माने कि अभी भी ये सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि मार्केट 33% गिरा है अपने हाई से, लेकिन एक साल में 100% ज़्यादा भागा भी था। तो क्या अभी और गिरावट का भी रिस्क रहेगा यहाँ पे, और क्या लेवरेज कम हुई है सिस्टम में? मतलब अभी भी बहुत स्कोप है। लेवरेज तो अभी भी हेवी है, ओवरलोडेड है। अगर डेटा देखेंगे तो 15 से 20% लोग ही हैं जिनका एक्चुअली में सौदा कटा है। एंड अगर ये फॉल भरते रही तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट और बढ़ेगा। एंड सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि ये जो एआई लेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है जिसपे पूरी दुनिया बैंक कर रही है, एंड बोथ दीज कंपनी जो कि कोरियन मार्केट में बड़ा वेटेज होल्ड करती है, दे आर डिपेंडेंट ऑन अर्निंग गाइडेंस कि अगर एआई लेड कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके किसी भी एलएलएम कंपनी कोई भी आके अगर हल्का सा भी गाइडेंस देती है कि नहीं अब हमको दिख नहीं रहा है कि वैसा ग्रोथ आएगा, तो फिर इनमें फॉल और आएगी। और वो जो इम्पैक्ट है लिवरेज का इम्पैक्ट बहुत ही ब्रूटल होता है। मैंने अपने जीवन में ऑलरेडी 3 बार मैं देख चुका हूँ। एंड 2008 का क्राइसिस वाज अ क्लासिक क्राइसिस की कैसे कुछ भी भाव में कुछ भी बिक जाता है बिकॉज लिवरेज स्क्वायर अप होता है। विवेक, अगर मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करूं, कंसिडरिंग लास्ट 2 ईयर प्राइस परफॉर्मेंस, स्पेशली लास्ट 1 साल में जो चिप स्टॉक्स चले हैं, है ना, जितने भी वो जो कहते हैं दैट क्लासिकल C4 इंडिसेस, है ना, उसकी तुलना में जो हमारी प्राइस परफॉर्मेंस रही और जितना हमारा लीवरेज है, आई मीन जो मार्जिन ट्रेडिंग है, दैट्स आई थिंक 0.34% वर्सेस मार्केट कैप, ऐसा कोई रिस्क यहाँ पर? मैं थोड़ा सा इसका और डिटेल डेटा में जाता हूं कि एनएससी डेली बेसिस पे एमटीएफ का पोजीशन बताता है कि कौन से स्टॉक में कितना लिवरेज है। तो आप देखो इंडिया के अंदर में ये जो 1,38,000 करोड़ का फिगर है, इसमें स्प्रेड है 2,146 स्टॉक के अंदर में, राइट। कोरिया में वो 2 स्टॉक थे जिनका सबसे ज्यादा वेटेज था, बट इंडिया में इट इज स्प्रेड ओवर 2,146 स्टॉक्स। और सबसे बड़ा जो कंपनी है जिसमें लिवरेज सबसे ज्यादा है, वो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, विच इज ओनली 1.5% ऑफ द लिवरेज बुक। इनफैक्ट टॉप 10 स्टॉक्स को मैं कंसिडर करूं लिवरेज के अंदर में तो वो 11% ही है। तो इंडिया इन दैट सेंस इज वेरी कंट्रोल्ड। थोड़ा डेटा को और समझे कि एमटीएफ, अगर आपने जैसे डेटा बताया एमटीएफ एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप 0.34% है। अगर मैं सिर्फ फ्री फ्लोट के साथ में इसको कंपेयर करूं, बिकॉज प्रमोटर अपने शेयर के अगेंस्ट एमटीएफ जनरेट नहीं लेता है, वो तो मार्केट में जिनके पास शेयर होता है वो जनरेट लेते हैं। तो इंडिया का ऑलमोस्ट 50% इज फ्री फ्लोट। तो ये डेटा अगर 0.34 है तो एक्चुअल में डेटा देखा जाए तो 0.74 है अगर हम उसको अपने तरह से एनालाइज करें। ऑब्वियसली कोरिया का जो डेटा, यूएस का डेटा जो आपने बताया है वो पूरा मार्केट कैप को कंसिडर कर रहा है, तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन इज 0.34 ओनली। बट जनरली मैं बोल रहा हूँ कि 0.65-0.7% ऑफ आवर फ्री फ्लोट इज द रिस्क। तो इसको मैंने एक और तरीके से एनालाइज किया कि डिलीवरी डेटा कि इंडिया में करीबन 1 लाख करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है, ठीक है, और 45% के करीब डिलीवरी हो रहा है, विच इज अराउंड 45,000 करोड़ का डिलीवरी। अब उससे कंपेयर करें तो वी आर 3 टाइम्स ऑफ द टोटल डिलीवरी विच इज हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो मार्जिन कॉल आने पे डिलीवरी बेस्ड सेलिंग आएगी, और अगर हमारे मार्केट में डेप्थ नहीं होगा कि वो एब्जॉर्ब कर पाए उस सेलिंग को, तब स्ट्रेस है। जो कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इंडिया में लिक्विडिटी इज अ बिग प्रॉब्लम। जब बेचने लोग आएंगे तो फिर वहां पे शायद नीचे बाहर ना मिलेंगे और मार्केट में बड़ा सिस्टमैटिक रिस्क आ सकता है। विवेक, मैं आपकी डेप्थ वाली बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा मैंने कई इंस्टेंसेस पे देखा है। ठीक है, आपने वो फ्री फ्लोट से कंपेयर करके उस फिगर को 0.74% कर दिया। अच्छा, एक थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट कर पाएँ,
हाँ, इसमें से भी जो लीवरेज है भारत में, उसमें कितना लार्ज कैप में है, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में, क्या आप इसे बाइफरकेट कर पाएंगे क्या थोड़ा सा? एक्चुअली मैं करने की कोशिश कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इस पे समय नहीं मिला। बट व्हाट आई सी इज कि जो टॉप 10 जो है उसको मैं मान लेता हूँ कि वो रिलायंस, इन्फोसिस, बीएससी, ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो टॉप 10 रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें तकरीबन 11% है। तो अगर मैं थोड़ा एक्सट्रपोलेट करूं कि लार्ज कैप इंडिया में माना जाता है, वो ऊपर के जो 100 स्टॉक है उनको लार्ज कैप माना जाता है। तो अगर मैं एक्सट्रपोलेट करूं तो मेरे हिसाब से 25 से 30% is the figure which my guesstimate is. बाकी एग्जैक्ट डेटा मैं निकालूंगा, बट हाँ आई फील कि लार्ज कैप इज 25 to 30%, और उसके बियॉन्ड जो है मिड कैप, स्मॉल कैप, बिकॉज 2146 स्टॉक है। इट इज नॉट कि जो ऊपर के 50 स्टॉक है वही, या ईटीएफ्स जो हैं। मजे की बात ये है कि निफ्टी ईटीएफ को भी उसके अगेंस्ट भी एमटीएफ मिल सकता है, और आप शेयर खरीद सकते हैं, या आप निफ्टी ईटीएफ को भी एक्चुअली प्लेज कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप निफ्टी फ्यूचर में पोजीशन ले सकते हैं। तो देखा जाए तो इंडिया में भी लेवरेज ईटीएफ का कॉन्सेप्ट है, बट इतने बड़े प्रोपोर्शन पे नहीं है, बिकॉज हमारा रेगुलेटर काफी माइंडफुल है इस चीज को लेकर। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, ये कोरिया की मार्केट की रैली हमारे लिए एक्चुअली नेगेटिव रही थी, तो अब क्या ये सिंपलिस्टिक होगा कि कोरिया गिर रहा है तो अब हम रैली करेंगे, या फिर वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा और गिरावट का रिस्क रहेगा इनकी वजह से? आई थिंक कोरिया कुड बी अ ट्रिगर पॉइंट, अनुज भाई। उसके कारण ग्लोबल लेवरेज डाउनफॉल कुड कम, जिसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर में डेफिनेटली आएगा। जो एक हमारी अर्निंग्स के कारण जो तेजी बन रही थी, कहीं ना कहीं वो रुक रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर में एक कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर आ रही है कि यार ये एआई वाली थोड़ी ज्यादा हो रखी है, तो इसको कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। बट विल आई रिलेटेड विद कोरिया? नो, कि कोरिया में फॉल आएगा तो इट्स बैड फॉर अस, क्योंकि कोरिया जब बढ़ रहा था उसके कारण हम घट रहे थे। मैं उस कैंप को नहीं बिलोंग करता हूँ। ब्रॉडली थीम्स के अंदर में डेफिनेटली वी सॉ लास्ट 2 साल में कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी खराब थे, एंड हमारे यहाँ जो थीम जो नहीं था उसके कारण हमको डिसएडवांटेज हुआ। बट कोरिया और इंडिया का वैसे को रिलेशनशिप मैंने तो डेटा में नहीं देखा है। ओके, वैसी कोई रिलेशनशिप अभी डेटा में नहीं है, बट एनीवे विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में शामिल हुए, और कोरिया के इस क्रैक को देखते हुए हमने ये हेल्दी डिस्कशन किया कि हमारा भी जो लीवरेज पोजीशन है वो इस वक्त कहाँ पे खड़ा है, कंपेयर करें अगर आप वहाँ की स्थिति से, तो बिल्कुल अगर आप देखें इस वक्त हम थोड़ा अगर आप देखें तो हेल्दी स्टेट में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस पूरी चर्चा के लिए। लौटते हैं इंडस्ट्रीज पे एक बार फिर से, और निफ्टी वही 23,990, वो 24,000 की धुरी पकड़ के चलता हुआ। बट एक स्टॉक लेके आइए जरा प्लीज़ मयूरेश, ये लॉरस 1753 कहाँ तक चलाएं इसे अभी अर्निंग्स के बाद? आई थिंक नंबर्स काफी शानदार थे, और मैनेजमेंट की आई थिंक जो कमेंट्री थी दैट इज आल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव। आई थिंक तो इबिटा मार्जिन इन्होंने पोस्ट किए थे 31-32% के आसपास। ये शायद सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होगा कंसिस्टेंटली, बट जो इन जनरल मार्जिन ट्रेंड थी इनकी अराउंड 23 to 25% एक हायर मार्जिन ट्रेजेक्टरी की तरफ डेफिनेटली जा रहे हैं। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द सीडीएमओ प्रोडक्ट्स दैट दे आर डेवलपिंग इटसेल्फ, आई थिंक ये बहुत हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसकी एक्सक्लूसिविटी और एक जो मोनेटाइजेशन इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा हो सकता है। और इसलिए आई थिंक जो ये केपेक्स कर रहे हैं और करने की इच्छा भी रखते हैं आर स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि दे विल कीप ऑन डेवलपिंग दीज नीश जो मोनेटाइज कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स, जिसके वजह से इनकी मार्जिन प्रोफाइल ठीक ठाक रह सकती है। Obviously, I think स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है। दिस वाज वन ऑफ आवर फेवरेट काउंटर्स, हालांकि हमारे टारगेट्स मीट हुए हैं, इट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। बिल्कुल सारे टारगेट की मखौल उड़ा दिया वैसे लॉरस लैब्स ने। आई थिंक सीरीज़ की शुरुआत में भी हमने इस पर बात की थी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 1500 समथिंग था, और वहाँ से उसके बाद ये स्टॉक बस वन वे भागा है। क्या ही तेज़ी है इसमें। चलिए धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शन लेंगे हम मानस जी से, आशीष बहेती जी से, अरुण जी से। आशीष जी आप शुरुआत करिए। जी जी, ऑप्शन में यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉक अब 1500 के ऊपर निकल गया है और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो 1520 की जो कॉल है उसमें खरीदारी करने की सलाह है। 33 रुपये पे ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 26 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 40 और 45 दो टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स। अरुण जी ऑप्शंस में आपने क्या चूज किया है?
जी शाह जी, हीरो मोटोकॉर्प के ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे नजर आ रहा है। अगस्त का 5200 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है। 160 टू 163 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 141 के आसपास लगाना है और 205 तक के टारगेट 5200 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प के अगस्त के 5200 के कॉल ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। ओके, हीरो मोटोकॉर्प 5200 की कॉल। मानस, आपका ऑप्शन ट्रेड? वीरेंद्र जी, मैरिको के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, बढ़िया वॉल्यूम्स है। तो 900 वाला कॉल ऑप्शन है अगस्त मंथ का, वहां पर खरीदारी करेंगे। 20 रुपए के आसपास ऑप्शन चल रहा है। 14 रुपीज, 14 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 35 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और नतीजों के बाद एचयूएल के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली है। क्यों बनाया एचयूएल आज का टॉप निफ्टी लूजर और एक्सीडेंट ऑफ द डे? नूपुर के पास चलते हैं, जो आज हिंदुस्तान यूनिलीवर के मैनेजमेंट से मिलने भी गई थी। नूपुर, बताइए। एचयूएल के क्वार्टर वन के नतीजे आते हुए नजर आए। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 10% की बढ़त आपको वहाँ पे नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 8% की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली। मार्जिन्स 23% के आसपास इस क्वार्टर में देखने को मिले। मुनाफे में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा टैक्स का, क्योंकि इस क्वार्टर में टैक्स जो है वो काफ़ी बढ़कर आते हुए नजर आए, जिसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में हमने देखा। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 5% की वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में रही है। अनुमान 6 से 7% का वॉल्यूम ग्रोथ का था, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के वॉल्यूम लेड ग्रोथ ही आती हुई नजर आएगी। क्वार्टर टू तक प्राइस हाइक को लेकर भी मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आती हुई नजर आई है, जहां पे उनका मानना है कि वॉलेटिलिटी रॉ मटेरियल प्राइसेस में काफ़ी है। कैलिब्रेटेड लेवल पर प्राइस हाइक देखने को मिलेगी आने वाले क्वार्टर्स में। और इनफैक्ट उनका ये भी मानना है कि डिमांड जो है फिलहाल स्टेबल है, चाहे वो अर्बन डिमांड और रूरल डिमांड, और डिमांड आपको स्टेबल ही नजर आएगी। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है मॉनसून की वॉलेटिलिटी की वजह से आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में प्राइस हाइक डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन मैनेजमेंट एबिटा मार्जिन्स और अपने ग्रोथ को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उनका मानना है आगे चल के वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ ही आती हुई दिखेगी। प्रोडक्ट सेगमेंट्स की बात करें तो हर एक कैटेगरी में, चाहे वो होम कैटेगरी हो, ब्यूटी और पर्सनल केयर कैटेगरी हो, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की इस बार ग्रोथ डबल डिजिट में आती हुई नजर आई है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है डिमांड को लेकर, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है प्राइस हाइक को लेकर, कैलिब्रेटेड लेवल में देखने को मिलेगी, और जो वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ है वो आने वाले क्वार्टर्स में आपको नजर आएगी। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, लेकिन फिलहाल नतीजों के बाद एचयूएल काफी टूटा, लगभग 7% नीचे कामकाज कर रहा है। इसके अलावा नुपुर डीमार्ट में भी देखें तो 4% की गिरावट है, और एनालिस्ट कॉल में जो बातें सामने आई है वो बाजार को पसंद नहीं आई। थोड़ा डिटेल में बताएंगे आप? डीमार्ट के कॉन्फ्रेंस कॉल, एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद एक दबाव स्टॉक में आते हुए नजर आया है। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है स्टोर एडिशन को लेकर, वो बाजार को थोड़ी कम पसंद आ रही है। 15% की ग्रोथ का यहाँ पर इंडिकेशन मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए दिखा, जो कि नॉर्मली 75 स्टोर्स निकल के आता है। बाजार का 80 से 100 स्टोर का यहाँ पे टारगेट था, तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट स्टोर एडिशन को लेकर यहाँ पे आती हुई नजर आई है। दूसरी बड़ी बात क्विक कॉमर्स को लेकर यहाँ पर आई है मैनेजमेंट की तरफ से, जहाँ पे उनका कहना है कि स्ट्रक्चरल थ्रेड ये आगे चल के देखने को मिल सकता है, और ट्रिपल एसजी ग्रोथ जो है वो यहाँ से इतनी तेजी से रिकवरी आती हुई नहीं दिखेगी। तो ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर कह सकते हैं। रिकवरी की जो संभावना है वो कम फिलहाल नजर आ रही है। अब लीज स्टोर एडिशन में एक और चीज़ है कि अगर लीज स्टोर पे जाती है कंपनी, तो उसकी वजह से जो कैश फ्लोज है वो इम्पैक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हो या फिर फ्री कैश फ्लोज हो, दोनों ही जो है यहाँ पर इम्पैक्टेड आते हुए नजर आ सकते हैं। तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है एनालिस्ट कॉल से, और हो सकता है कल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आए तो वहाँ पे अर्निंग्स एस्टिमेट में थोड़ा दबाव दिखे, थोड़ा कट वहाँ पे आते हुए नजर आए। उसी के चलते आज थोड़ा दबाव डीमार्ट के स्टॉक में फिलहाल देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए, तो ये समय बात हो गई डीमार्ट की और हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी। ये महेश, डीमार्ट में क्या हो गया? एकदम से ऐसा लग रहा है बस चलना ही बंद कर दिया स्टॉक ने। दो चीजें आई थिंक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछले एटलीस्ट 4 क्वार्टर्स के से कि आई थिंक जो पिछले कई वर्षों में इन्होंने एक जो कंपाउंडेड ग्रोथ दी थी 20 या 25% पे सालाना ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, वो थोड़ी आई थिंक लैग हो रही है। दूसरा, आई थिंक ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स आई थिंक ग्रोथ हैज रिमेन्ड वेरी वेरी स्टिकी। यानी जो कोर पैरामीटर्स थे डीमार्ट के, एक तो एक कंपाउंडेड एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ रेट और अर्निंग्स ग्रोथ रेट है 20 to 25%, और जो कोर पैरामीटर्स थे एबिटा पर स्क्वायर फीट, रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, जो इनके खुद के ओन स्टोर्स थे,
और जो उनका बिजनेस मॉडल था, आई थिंक ऑल दैट हैज प्रॉब्ली कम अंडर अ लॉट ऑफ डिस्क्रप्शन बिकॉज ऑफ क्विक कॉमर्स प्लेयर्स। आज आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन मान के रखते हैं इन टर्म्स ऑफ क्विक कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के जो डार्क स्टोर्स खुल गए हैं, आई थिंक जो एक कस्टमर को ईज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग दैट दे गेट स्टफ एट देयर होम, कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इज ऑल्सो प्लेइंग काउंट ऑन दैट। दूसरा आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है वो ऑब्वियसली बिलो पार है, और इसलिए आई थिंक जो वैल्यूएशंस थे डीमार्ट के जो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव थे वो शायद जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स आर प्रॉब्ली पेगिंग डीमार्ट की जो हिस्टोरिकल ग्रोथ रही है टू द लैग इन ग्रोथ दैट दे आर प्रॉब्ली सीइंग पिछले 4 या 8 क्वार्टर्स में। और क्या ये ग्रोथ वापस आ सकती है? मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा टफ रहेगा लुकिंग एट कॉम्पिटिशन, टफ रहेगा लुकिंग एट हाउ बिजनेस इज प्रॉब्ली शेपिंग अप एंड वेयर वैल्यूएशंस आर इवन स्टैक्ड अप इवन आफ्टर दिस करेक्शन। मुझे लगता है सारे फैक्टर्स शायद प्ले आउट कर रहे हैं डीमार्ट के अंडर। ओके, मीनवाइल 2 स्टॉक्स रखिए। एक तो रखिए सिटी यूनियन बैंक, नंबर्स के बाद शानदार सर्ज, इसमें अभी एफएनओ का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन 8% के करीब स्टॉक में मूव है। और सुजलॉन नंबर के बाद काफ़ी गिरा, इनफैक्ट सुजलॉन काफ़ी कमज़ोर हुआ है। अमित जी एक बार सुजलॉन का चार्ट देखिए, कोई व्यू स्टॉक पर? जी अनुज जी, क्रूशियल सपोर्ट्स यहाँ पे ब्रेक हुए हैं। रिजल्ट से पहले इसका सपोर्ट लगभग 51 का था, वो ब्रेक हो गया है। और आज के सत्र में जिस हिसाब से फॉल आ रहा है, वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा है, इन लेवल्स पे शॉर्ट नहीं हो सकता, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट ओवरऑल देख के लगता है कि यहाँ पे 45-46 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। किसी की पोजीशन है तो थोड़ा बहुत भी उछाल है इंट्राडे या कुछ भी है तो यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। का चौका ले लेते हैं। 4 का चौका में 4 ट्रेड, सस्ता ऑप्शन ट्रेड मानस जी से, फिर चलेंगे एफएन सुपरस्टार के लिए आशीष बहेती जी के पास, चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ जी हैं हमारे साथ, और मिड कैप फंडा के लिए महेश जी हैं। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए टीवीएस मोटर्स पे मेरा ध्यान है, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट टीवीएस मोटर्स ने दिखाया है। इसके ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। अगस्त मंथ का 4000 वाला कॉल ऑप्शन जो 121 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके स्टॉप लॉसेस 100 रुपए के नीचे रहेंगे और टारगेट 175 के रहेंगे। इस मोटर डेज हाई पर स्टॉक आपको सस्ता ऑप्शन में ये काउंटर सुझा रहे हैं मानस जी। एफएनओ सुपरस्टार आशीष बहेती जी आपका? शायद थोड़ी सी ऑब्वियस ट्रेड है हिंद पेट्रोल पे। ओएमसीज में बहुत अच्छा मोमेंटम वापस बन रहा है और यहाँ पे स्टॉक ने 20 डेमा के वापस ऊपर मूव देने में सफल रहा है आज के इस ट्रेडिंग सेशन में। एचपीसी अगर आप देखें, आपका आज एफएनओ सुपरस्टार है। अमित जी के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? हीरो मोटोकॉर्प के साथ जाऊंगा यहाँ पे जी। या प्लीज गो अहेड। जी, मैं हीरो मोटोकॉर्प के साथ जाऊंगा। हीरो मोटोकॉर्प का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो एक लॉन्ग टर्म फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट है। स्टॉक ने एक बेस भी बनाया है और फाइनली स्टॉक 200 डेमा भी क्रॉस कर रहा है। 5100 का स्टॉप लॉस लगना है और टारगेट्स रहेंगे 5250 के। हीरो मोटोकॉर्प चार्ट का चमत्कार में अमित जी के पे मिड कैप फंडा क्या होगा आपका मयूरेश जी? उषा मार्टिन काफी अच्छा लग रहा है। तुम कल ही नतीजे आए थे, नतीजे शानदार थे। मुझे लगता है आई थिंक जो वायर रोप का कारोबार विच इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर उषा मार्टिन के लिए, दैट इज परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल। जो एबिटा मार्जिन्स आए हैं 20.2% पे, ये काफी सारे नहीं है बिकॉज दिस इज सपोज टू बी अ सीजनली वीक क्वार्टर, और इसमें भी आई थिंक अगर रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स अच्छे लेवल्स पे सस्टेन होते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक ये दर्शाता है कि कंपनी इज डूइंग द राइट थिंग्स। जो कैश बैलेंस है ये मार्च क्वार्टर में 336 करोड़ था, एक तिमाही में दे हैव एडेड ऑलमोस्ट 130 करोड़ ऑफ कैश, तो कैश रिजर्व्स लगभग 465 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। इन स्पाइट ऑफ स्टील प्राइस वॉलेटिलिटी, इनका जो इबिटा पर टन रहा है दैट हैज नाउ क्रॉस 40,500 रुपीज विच इज द हाईएस्ट इन द प्रीवियस फ्यू क्वार्टर्स। तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे केपेक्स थीम बरकरार रहेगी इंडिया में, जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है, यूरोप को इनका 27% का एक कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल रेवेन्यू पाई में, मिडिल ईस्ट इज ऑलमोस्ट 11-12%, जिसकी मात्रा शायद बढ़ सकती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स वंस द एस्केलेशन इन द मिडिल ईस्ट इज प्रॉब्ली ओवर, और ओवरसीज ऑर्डर्स और भी बेहतर मार्जिन्स के साथ रहते हैं। मुझे लगता है आई थिंक ROCs एट 21%, ROE एट 17.5%, कैश रिच बैलेंस शीट और ग्रोथ लीवर जो सपोर्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट को, सारी चीजें उषा मार्टिन पसंद आ रहा है। मिड कैप फंडा में नतीजे अच्छे, लंबी अवधि की नजरिए से रख सकते हैं रेडार पर। आशीष जी, आपने HPCL फ्यूचर्स में खरीदारी की राय रखी, टारगेट एंड स्टॉप लॉस बताएंगे प्लीज?
जी, स्टॉप लॉस जो इसमें मेंटेन करना वो 395 का एसएल मेंटेन करे, टारगेट 410 तक के रहेंगे। ठीक है, 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस देख लें आप। माइनस ने सस्ता ऑप्शन चुना टीवीएस मोटर को, 4000 की कॉल में आपको पार्टिसिपेट करना है। 175 रुपए का टारगेट एक्सपेक्टेड है, 99 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। एफएनओ सुपरस्टार में आशीष जी ने एचपीसीएल के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय रखी है। 410 के टारगेट उनकी तरफ से, 395 का स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार अमित जी की तरफ से आया। हीरो मोटोकॉर्प ऑटोस में भी अच्छी तेजी, 5250 के टारगेट के लिए से देखें, 5100 का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिर में मिड कैप फंडा उषा मार्टिन पसंद आ रहा है। मरीज जी को लंबी अवधि की नजरिए से खरीदारी की राय इन स्तरों पर। आगे बढ़ते हैं और नतीजों की बात कर लेते हैं। इनफैक्ट और नतीजों के बाद एक स्टॉक रखेगा कोफोर्ज, आज स्क्रीन पर 10% ऊपर इंट्राडे में शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। आज के सेशन में मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी। सीएनबीसी आवाज पर जुड़कर उन्होंने अपनी राय रखी है। क्या कहा, नतीजे कैसे रहे हैं, एक बार डिटेल में फिर से रिविजिट करते हैं। आज के हीरो ऑफ द डे सेक्शन में आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी बताइए। हाँ, बढ़िया नंबर्स, 10% का अपमूव मतलब वायदा का टॉप गेनर है। और इनफैक्ट अगर ईयर टिल डेट देखेंगे तो आधा 1% अब पॉजिटिव होता हुआ आज की इस तेजी के बाद कोफोर्ज का काउंटर। जहां तक नतीजों की बात है, नंबर्स कंपेरेबल थे नहीं, क्योंकि इन्होंने वो एनकोरा होल्डिंग्स जो डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म थी उसको कंसोलिडेट करा पहली बार अपने ऑपरेशंस में, तो उसका इंपैक्ट था। वैसे डॉलर आए तिमाही दर तिमाही 21% का जंप और मुनाफा 15%, 15.25% गिरा, क्योंकि कंसोलिडेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस थे। हमें देखना है ऑर्गेनिक कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, वो बेहतर मापदंड है, वो केवल 1.1% बढ़ी। तो फिर ये स्टॉक इतनी तेजी क्यों दिखा रहा है? दरअसल कंपनी ने क्लैरिफाई करा कि वो कई सारे लो मार्जिन बिजनेसेस से प्लान्ड एग्जिट कर रहे हैं। जैसे कि $15 मिलियन का इंडिया गवर्नमेंट पोर्टफोलियो है, इन्होंने एक डेटा सेंटर डाइवेस्ट करा था, उससे $4 मिलियन का इंपैक्ट आया। इन एग्जिटेड बिजनेस को एक्सक्लूड कर दूं तो दरअसल क्यू ऑन क्यू 5.25% कांस्टेंट करेंसी में आय में उछाल है, वो कमेंडेबल है। ऊपर से मार्जिन 16% इबिट मार्जिन क्लॉक करे, पूरे साल की गाइडेंस FY27 की 15.5% पर रखी हुई है। ऑर्गेनिक इबिट जो है वो 17.25% पे है। तो ना सिर्फ रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग, ऑपरेशनली परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा। जहां तक मैनेजमेंट की कमेंट्री की आपने बात करी, वो कह रहे हैं हमें बहुत बढ़िया ग्रोथ दिख रही है डिस्पाइट करंट एनवायरनमेंट के। वो कह रहे हैं हमें स्ट्रक्चरल टेलविंड यानी कि फायदा दिख रहा है क्लाउड इंफ्रा का, AI लेड एफिशिएंसीज का, जिसको लेकर ज्यादातर आईटी कंपनीज परेशान हुई हैं। वो कह रहे हैं Q1 एक एक्सेप्शनल क्वार्टर था और इसने स्टेज सेट करी है आने वाली तिमाहियों के लिए। Q2, Q3 और Q4 हमारे लिए एक बेहतरीन अर्निंग्स वाले क्वार्टर होंगे और इनफैक्ट इन सब के चलते FY27 एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस का साल होगा। और ना सिर्फ ये, पूरे साल की जो मार्जिन गाइडेंस 15.5% की है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इससे बेहतर ही आपको साल के एंड में डिलीवर करते हुए नजर आए। ये जो बढ़िया सी कमेंट्री अभी मैंने बताई, ये सीईओ साहब ने सुबह सीएनबीसी आवाज के साथ बातचीत करी थी, उस कमेंट्री का एक अंश सुनिए। ये तीसरा साल होगा जिसमें कि रेवेन्यू बेसिस पे कोफोर्ज शायद हमारी इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रोथ फर्म के रूप में फिर से उभर के आएगा, थर्ड ईयर रनिंग। और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि इस रेवेन्यू ग्रोथ परफॉर्मेंस के साथ हमारा ये भी मानना है कि फर्स्ट क्वार्टर के जो मार्जिन की हमारी परफॉर्मेंस आई है उसके बेसिस पे ना सिर्फ हम इस गति से, इस स्पीड से ग्रो करेंगे, लेकिन हमारी मार्जिन भी मिड कैप्स में या तो वन ऑफ द हाईएस्ट होगी या फिर शायद सबसे हाई होगी। ओके, तो ये आपने सुना कोफोर्ज के मैनेजमेंट को, जो कि सीएनबीसी आवाज पर सुबह हमारे साथ जुड़े हुए थे, बातचीत की उन्होंने। और स्टॉक देखिए 10% से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। कुछ और काउंटर्स देख लेते हैं जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ है मार्केट में। और हालांकि अब तो करीब करीब 12 अंक नीचे, लेकिन एक बार लेकर आएगा FMCG पैक से मैरिको। नेस्ले इंडिया कितनी बार चर्चा हुई सुबह, आई गेस मैरिको राजेश साधवती जी ने सुझाया था, अच्छी स्ट्रेंथ है, एक बार मैरिको रखेगा 3% ऊपर। हाँ, राजेश जी की पिक थी। एक बार अमित जी आप भी देख लीजिए मैरिको, क्योंकि आपने भी काफी बार ट्रैक किया FMCG पैक का एक काउंटर और लगातार चर्चा में रहा है। इन लेवल्स पर क्या खरीदारी की राय होगी?
श्रेया जी कंटिन्यूस स्ट्रेंथ रही है यहाँ पे मैरिको में लगभग 850 860 के लेवल से हाई लो के फॉर्मेशन है और फाइनली आज एक हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न का ब्रेकआउट देख रहे हैं लगभग 870 के आसपास ब्रेकआउट आया था तो टारगेट्स तो यहाँ पे 910 920 के बनते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर है लेकिन अगर अभी भी पोजीशन बनानी है तो 874 का स्टॉप लॉस हम रखेंगे फॉर टारगेट्स ऑफ 910 ओके मैरिको 884 मीनवाइल एक बार देखिए आप यूएसएल 1508 पे मल्टी ईयर हाई नया 52 वीक हाई पोस्ट अर्निंग्स इंडियन स्टॉक्स में एक बड़ा मूव आया था उसमें से एक ये भी शामिल है ये मल्टी ईयर हाई 13 जून के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी यूएसएल लिखा स्पेस में एक नेक लीडर इस वक्त उभरता है वो इस वक्त ये है चलिए अब अर्निंग्स से फोकस करते हैं ऑनलाइन नंबर्स में दीपाली से बात करेंगे आयशर मोटर्स के नंबर्स एक्सपेक्टेड कैसे हैं आशीष से बात करेंगे हम एशियन पेंट्स और कोलगेट साथ ही साथ कंचन से डाबर यानी एफएमसीजी लाइंड अप हैवीली पर चलते हैं दीपाली के पास पहले आयशर मोटर्स दीपाली का एक्सपेक्टेशन थैंक यू वीरेन और आयशर मोटर्स से अच्छे नंबर्स ही एक्सपेक्टेड हैं और रॉयल एनफील्ड की सेल्स ओवरऑल अर्निंग्स को ड्राइव करते हुए दिखाई देंगी क्योंकि इस क्वार्टर में 24% के आसपास की ग्रोथ ओवरऑल रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम्स में देखने को मिली हैं और इनफैक्ट अगर रॉयल एनफील्ड के एक्सपोर्ट मार्केट्स की डिमांड देखेंगे तो वो थोड़ी सी लैक क्लस्टर रही है यूएस और मैक्सिको से वीक डिमांड रही है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में ड्रॉप रहा है लेकिन डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी हेल्दी है जिसके कारण रॉयल एनफील्ड के ओवरऑल अच्छे वॉल्यूम्स एंड सो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ओवरऑल अर्निंग्स में एक्सपेक्टेशन से जो इनकम है वो 26% के आसपास ग्रो हो सकते हैं सालाना आधार पर 6,345 करोड़ की इनकम कंपनी रिपोर्ट कर सकती है कंसोलिडेटेड बेसिस पे मुनाफा भी 17% ग्रो हो सकता है और ये 1400 करोड़ का आंकड़ा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है पिछले साल की इसी तिमाही में 1205 करोड़ का मुनाफा था एबिटा 1203 करोड़ से बढ़कर 1498 करोड़ रहने की पॉसिबिलिटी यहाँ भी 25% की ग्रोथ और मार्जिन क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है इसीलिए मार्जिन में थोड़ा सा डिप देखने को मिल सकता है लगभग 30 बेसिस पॉइंट का डिप आप वाई बेसिस पे देख रहे हैं लेकिन अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लगभग 100 बेसिस पॉइंट के आसपास का ड्रॉप है अब डोमेस्टिक मार्केट्स तो स्ट्रांग रहे आरी के एक्सपोर्ट्स थोड़े से वीक रहे ओवरऑल अगर आप देखेंगे Q1 में पिछले साल कंपनी ने 170 बेसिस पॉइंट का प्राइस हाइक भी किया था अब क्योंकि इनपुट कॉस्ट कंसिस्टेंटली बढ़ रही है तो देखना होगा कि मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्स आते हैं प्राइस हाइक को लेकर लेकिन अगर हम इनका कमर्शियल बिजनेस देखें तो वहां भी जो मार्जिन है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं वाई बेसिस पे लगभग 120 बेसिस पॉइंट और जो कमर्शियल व्हीकल कारोबार है वहां पर जो मार्जिन है वो 7.8% पर आ सकते हैं घटकर तो ओवरऑल नंबर्स रॉयल एनफील्ड सेल्स की वजह से अच्छे रहेंगे अब इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री एक तो जो डोमेस्टिक मार्केट्स में डिमांड स्ट्रांग रही है क्या वो ट्रेंड सस्टेन कर रहे हैं 350 सीसी सेगमेंट इनका मेजर वॉल्यूम ड्राइवर है 40% की ओवरऑल ग्रोथ 350 सीसी सेगमेंट में कंपनी ने इस क्वार्टर में रिपोर्ट की है तो क्या प्लान्स हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर और बाकी सेगमेंट्स के रिवाइवल को लेकर वो इंपॉर्टेंट रहेगा एक्सपोर्ट रिकवरी कब तक आएगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी इस बार की मैनेजमेंट कमेंट्री में क्योंकि इनपुट कॉस्ट कंसिस्टेंटली बढ़ी है तो प्राइस हाइक कंपनी क्या आगे जाते हुए करेगी बट नंबर्स सो फार अच्छे एक्सपेक्टेड है अच्छे रह सकते हैं आयशर मोटर्स के नतीजे और नतीजों से पहले इनफैक्ट 1% ऊपर कामकाज करता हुआ आयशर मोटर्स अब एशियन पेंट्स साथ ही कोलगेट के नतीजों का अनुमान समझ लेते हैं आशीष बताइए आप देखिए एशियन पेंट से तो अच्छे स्टडी नंबर्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कारण ये कि क्वार्टर के दौरान तकरीबन 7% का प्राइस हाइक इन्होंने लिया है तो इसका एक इम्पैक्ट है और खासतौर पर अगर आप देखें तो इनका जो सेगमेंटल ग्रोथ है डोमेस्टिक डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट इसमें ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली नंबर्स एक बार के लिए आपको बताता हूँ रेवेन्यू में 17% की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है एबिटा यहाँ पर 18% का मूव है और इसके पीछे कारण है कि प्राइस हाइक लिया और इसी के चलते आप देखें तो जो मार्जिन 18.2% के पिछले साल इसी क्वार्टर में थे अब वो बढ़कर 18.4% के देखने को मिले और मुनाफे में भी आप देखें तो 17% की बढ़त है 1100 करोड़ से 1286 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो इसमें 20 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है जो इंडस्ट्रियल डिमांड है ये काफ़ी हेल्दी देखने को मिली है और प्राइस हाइक का भी बेनिफिट है लेकिन आगे जाके कमेंट्री कैसी होती है ये की मॉनिटरेबल रहेगा एशियन पेंट से तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं कोलगेट इसके भी नंबर्स मैं बता देता हूँ और स्टेडी क्वार्टर है हालांकि कोलगेट में सीजनैलिटी तो होती नहीं है लेकिन इनके लिए आप देखें तो एक जैसा ही कंजम्पशन पैटर्न सालों से बना हुआ है अब कोलगेट को अगर अपने नंबर सुधार रहे हैं तो प्रीमियमाइजेशन पर काफ़ी फोकस करना पड़ता है और ये असर इस क्वार्टर में आपको देखने को भी मिलेगा रेवेन्यू में देखें तो तकरीबन 10% की बढ़त देखने को मिल सकती है 1434 करोड़ से 1570 करोड़ का अनुमान है एबिटा यहाँ पर 12% की बढ़त है और मार्जिन्स आप देखें तो ये मोर और लेस बिल्कुल स्टेबल साइड पर ही देखने को मिलेंगे 31.6% पिछले साल थे 31.5% आपको देखने को मिलेंगे और मुनाफे में भी आप देखें तो 14% की बढ़त है हालांकि
इसके नंबर्स को अगर आप पिछले साल के कंपैरेटिव देखेंगे वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा बेटर लग सकता है, क्योंकि पिछले साल का ये क्वार्टर थोड़ा सा सॉफ्ट था और वॉल्यूम ग्रोथ आप देखें तो तकरीबन 3% की डी ग्रोथ थी। अब मार्केट फोकस कर रहा है कि तकरीबन 4% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है सिमिलर टू Q4। तो अगर आप सीक्वेंशियल तौर पर देखें या फिर पिछले साल के मुकाबले देखें तो नंबर्स वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से काफ़ी स्टेबल है। और ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें तो अगेन ये 69% के आसपास स्थिर देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रीमियमाइजेशन कैसा हो रहा है, मैनेजमेंट की कमेंट्री इस पर कैसी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर्स यहाँ पर भी स्टडी एक्सपेक्टेड है। नंबर स्टडी एक्सपेक्टेड है यहाँ भी। और डाबर यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें कंचन? नंबर्स यहाँ पे भी हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट हम बोलेंगे कि जिस तरीके के नंबर्स हमें पिछले साल सेम क्वार्टर में देखने को मिले थे उससे यहाँ पे इंप्रूवमेंट हमें आती हुई दिखाई दे सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें वॉल्यूम ग्रोथ की तो एफएमसीजी में यहाँ पे जो हमें डी ग्रोथ देखने को मिली थी पिछले साल सेम क्वार्टर में, उसके कंपैरिजन में हम देखें तो करीबन 7.5 से 8% की तेजी वॉल्यूम में आ सकती है। रेवेन्यू फ्रंट में अच्छा खासा इजाफा जो है वो देखने को मिल सकता है। 3,852 करोड़ पे रेवेन्यू जो है वो दर्ज हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के मार्जिन्स की तो ये भी हमें स्टेबल साइड में देखने को मिल सकते हैं। करीब करीब 20 से 20.5% मार्जिन यहाँ पे रिपोर्ट आपको होते हुए दिखाई देंगे। और 588 करोड़ का जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें जो कि इंडिया बिजनेस है उसकी, तो वो भी 8% तक आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। कंज्यूमर सेंटिमेंट इस टाइम पे हमें काफी ज्यादा रेजिलेंट देखने को मिला है। जिस तरीके की जो टेंशन चल रही है जियोपॉलिटिकली, उसके बावजूद तो वहां से एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो कंपनी को आता हुआ दिखाई दे रहा है। होम एंड पर्सनल केयर में भी एक हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, मिड टीन ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हेल्थ केयर में मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ का जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। एफएनबी सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें इनके इंटरनेशनल बिजनेस की तो वहां पे तो हमें हाई टीन ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है वो इस टाइम पे लगा के चल रहे हैं। और ये पूरी की पूरी जो टेंशन चल रही है उसके बावजूद एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखाती हुई पेश करेगी। ओके, शुक्रिया कंचन। चलिए अब हमारे साथ यूटीआई एएमसी के सीनियर वीपी इक्विटी अमित प्रेमचंदानी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अमित जी, गुड आफ्टरनून। अर्निंग सीजन हाफ वे थ्रू, क्लियर स्टार इस मार्केट का इस समय है आईटी, जो पूरी सिचुएशन पलटी है। इस सेक्टर पर आप क्या व्यू रख रहे हैं अभी? ओवरऑल सेक्टर का अगर आप देखते हैं तो आईटीज का line with expectation, while mid cap or small cap expected better numbers, right? Currency depth का benefit तो होता है। So overall upgrade आए हैं for the last quarters। आपके वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, रिकनेक्ट करेंगे आपसे दोबारा और समझेंगे मार्केट आउटलुक और आईटी पर आपका क्या नजरिया है। लेकिन अभी मार्केट एक बार फिर से रखते हैं निफ्टी स्क्रीन पर और करीब करीब फ्लैट निफ्टी। ऑटोज काउंटर्स चुने पैनल ने काफ़ी अच्छे, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो एक बार रखेगा और अशोक लेलैंड भी रखेगा बार एक स्क्रीन पर। अशोक लेलैंड ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है ऑटो पैक में, लेकिन आज यहाँ पर भी हरकत है ठीक ठाक। गाबा सर, अशोक लेलैंड, क्योंकि टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो कंपनी काफी बार चर्चा की, आयशर मोटर्स के नंबर से पहले पिक भी किया पैनल ने, लेकिन अशोक लेलैंड 1.5% ऊपर है। कोई ट्रेड दिख रही है क्या आपको? 3 दिन से ऊपर है अशोक लेलैंड। बाउंस बैक की जगह लो लेवल से अच्छी थी, अब हो सकता है साइडवेज मूव मिले। स्टॉप थोड़ा डीप होना पड़ेगा। अब ट्रेड करें 157 पे, स्टॉप होगा 155 पर, थोड़ा डीप है, लेकिन टारगेट 162 पॉसिबल है, क्योंकि 3 दिन में अप मूव के बाद थोड़ा साइडवेज मूव एक्सेप्टेबल है। उसके बाद फ्रेश अप मूव शुरू हो सकता है, क्योंकि बाय मोड पर है अशोक लेलैंड। के अशोक लेलैंड पर ये फिलहाल व्यू। अमित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ, आप आईटी पैक पर अपनी राय रख रहे थे सर, बताइए। डेवलपर्स नतीजों का बात हुआ, कैप आईटी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थे और मिड एंड स्मॉल कैप बेटर देन एक्सपेक्टेड थे, बिकॉज करेंसी डेप्रिशिएशन का आईटी सेक्टर को बेनिफिट होता है, इसीलिए अर्निंग ग्रोथ नंबर्स अपग्रेड हुए हैं आईटी सेक्टर्स के। वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल है। पिछले 2 सालों से एआई का जो प्रचलन हुआ है दुनिया भर में, उससे हमारी आईटी कंपनीज को रिलेटिवली नुकसान हुआ है, बिकॉज
रेवेन्यू में काफी डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है। करीब 15 से 20% एग्जिस्टिंग रेवेन्यू पूल में डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट हो रहा है। और जो AI लिंक्ड रेवेन्यू हमारी IT कंपनीज जनरेट करेंगी वो लैग से आएगा। सो ये एक ट्रांजिशन फेज है जहाँ पे जो डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट है रेवेन्यू का वो दिख रहा है, और जो बेनिफिट होगा AI का एट द इम्प्लीमेंटेशन फेज वो सेकंड स्टेज है IT सर्विसेज कंपनीज में जो अभी आने वाली हैं। डील विंस मिक्स्ड रही हैं। स्मॉलर और मिड कैप IT कंपनीज की डील विंस में काफी ग्रोथ रही है, जबकि लार्ज कैप IT कंपनीज की डील विन लगभग फ्लैटिश रही है। सो ये ट्रेंड है कि लार्ज कैप में डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट ज्यादा दिख रहा है IT कंपनीज में, एंड मिड एंड स्मॉल कैप स्पेशली मिड कैप्स में वो ट्रेंड म्यूटेड हो जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रोथ इन AI लिंक्ड रेवेन्यू। इस सेक्टर में अच्छा अमित जी, एक दो सेक्टर्स पर उतरते हैं। आपने IT की बात की यहाँ पे, प्लेसमेंट विद इन बैंक्स, PSU बैंक्स की कैसी लग रही है आपको इस वक्त? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फरवरी तक इस स्पेस ने डोमिनेट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। उसके बाद सिंस ये वॉर शुरू हुई आपको कभी क्रूड की चिंताएं, फिर SBI के नंबर्स ने थोड़ा सा मायूस किया था, पर इस बार के नंबर्स सो फार आई मीन एक्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब तक बेहद शानदार रहे हैं। PSU बैंक्स की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको इस वक्त? PSU बैंक्स में जो लोन ग्रोथ है वो काफी रिवाइव हुई है, बिकॉज अगर आप लोन ग्रोथ देखें जो 12% से मिड टीन लेवल पे हमारी लोन ग्रोथ हुई है वो लार्जली कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ से हुई है, और PSU बैंक का लोन बुक कॉर्पोरेट हेवी है। सो लोन ग्रोथ में रिवाइवल आया है PSU बैंक्स का, बट हमें लगता है जो ROA ट्रेजेक्ट्री है स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक की वो पीक आउट हो चुकी है, और ROA में अभी यहाँ से बढ़ोतरी होना मुश्किल है पब्लिक सेक्टर बैंक की, क्योंकि जो क्रेडिट कॉस्ट एस्टिमेट है या क्रेडिट कॉस्ट नंबर्स हैं पिछले 2-3 सालों के वो बॉटम ऑफ द साइकिल में है। हमें लगता है थोड़ा उसमें इंक्रीज होगा, और अगले साल से जो पे कमीशन रिवीजन होगा पब्लिक सेक्टर बैंक का उसका भी इम्पैक्ट आएगा जो ऑपिक्स नंबर में दिखेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो ROA ट्रेजेक्टरी है वो पीक आउट हो गई है PSU बैंक में। हम अभी भी प्राइवेट बैंक्स, लार्ज प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा बुलिश हैं, बिकॉज उनकी मार्जिन में हमें लगता है बढ़ोतरी आने वाली है, क्योंकि RBI का जो रेट कट साइकिल है वो लगभग लगता है खत्म हो गया है, और जब और इनिशियल फेज ऑफ जब स्टेबलाइजेशन होता है और फिर रेट हाइक साइकिल आती है, तो जिन बैंक्स का मोर्टगेज बुक ज्यादा होता है उनमें मार्जिन अपटिक दिखता है, और प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा मोर्टगेज बुक है। ओके, ऑटो स्टॉक्स पर अब आपका क्या व्यू है, और विद इन ऑटोज कोई स्पेसिफिक स्पेस जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो? ऑटो स्पेस में मेरा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन में ग्रोथ पिछले 1 साल से आई है, और उस डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन में सबसे बड़ी ग्रोथ ऑटोमोबाइल में आई है। विद इन ऑटोमोबाइल पैसेंजर व्हीकल में मैं ज़्यादा बुलिश हूँ, बिकॉज पेनिट्रेशन लेवल पैसेंजर व्हीकल में काफ़ी कम है इंडिया में। ROC प्रोफाइल ऑटो सेक्टर्स की बहुत स्ट्रांग है रिलेटिवली। अगर दुनिया से कंपेयर करें तो इंडियन ऑटो कंपनीज का केपेक्स काफी कम रहता है एज कंपेयर टू बाहरी देशों के ऑटो कंपनीज। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ पिछले कुछ क्वार्टर से देखी गई है, और हमें लगता है ये कंटिन्यू रहेगी। कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन जो एक कंसर्न था ऑटो सेक्टर में लास्ट क्वार्टर वो भी टेपर डाउन हो रहा है। आप देखें एल्यूमिनियम के प्राइस भी पीक से करीब 15% गिर गए हैं, स्टील प्राइस भी पीक से करीब 5% गिर गए हैं, और क्रूड जो कि एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ऑटो सेक्टर के लिए वो भी पीक से करीब 25-30% गिर गया है। सो ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट ऑटो के फेवर में जा रहा है। ऑटो पर भी आपका पॉजिटिव नजरिया। अमित जी, ये सारे स्टॉक्स जिनकी अभी बात करूंगी काफ़ी चले हैं। पार इक्विपमेंट स्टॉक्स की बात कर रही हूँ, CG पार, GE वर्नोवा, हिताची एनर्जी, लेकिन जब चाइनीज कंपटीशन का एक डर आया था थोड़ा स्टॉक्स टूटे भी थे, लेकिन शानदार रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। इस गिरावट में क्या करना चाहिए? क्या आप लोगों ने एक्सपोजर बढ़ाया है, आपके पोर्टफोलियो में है क्या, और यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? हमारे जो पोर्टफोलियो जो मैं करता हूँ वो जनरली वैल्यू ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है, और उसमें
पावर इक्विपमेंट कंपनीज का एक्सपोजर काफी कम है और इसका रीजन ये है कि वैल्यूएशन बहुत महंगी है इस कंपनीज की और हमें लगता है कि मार्जिन प्रोफाइल भी बहुत पीक लेवल पे है। जो ओवरऑल सप्लाई कंस्ट्रेंट है इस सेक्टर में, इन द सेंस डिमांड बहुत स्ट्रांग है और सप्लाई ओवरऑल कैप्चर हो चुकी है सबने और सबके ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, वो हमें लगता है ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है जो स्टॉक्स की वैल्यूएशन में है। इसीलिए मेरा व्यू इन सेक्टर में अंडरवेट है। ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज में इस सेक्टर का एक्सपोजर है। फिर जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात है रणनीति पर। निफ्टी के लिए आज चुनौतीपूर्ण सेशन, चुनौतीपूर्ण से ज़्यादा शायद अगर आप एक सटीक शब्द चुनूँ तो रेंज बाउंड, और एक्सपायरी अगर आप देखें अनुज जो रेंज थी उसको उसने रिस्पेक्ट करी, बट टुवर्ड्स क्लोज थोड़ा सा अनुज निफ्टी बैकफुट पर रहा। कैसे रीड करेंगे आज की क्लोजिंग को, इस पर आधारित कल का व्यू? देखिए ये एक्सपायरी डे मूव्स थे, उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि आप अपनी जो अगस्त एंड की लॉन्ग पोजीशंस हैं, थोड़ा व्यू मेरा निफ्टी पे ज़्यादा पॉजिटिव रहा है बैंक निफ्टी के बनस्पत, तो वही रहेगा, पॉजिटिव है, कैरी करें। थोड़ा आईटी और फार्मा इसमें मौके ढूंढें। आई थिंक ये स्पेस जो है ना वीरू, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। आईटी और फार्मा ये दो स्पेस अगर आप देखें ज़्यादा स्ट्रेंथ अच्छी लग रही हैं, और थोड़ा सा अगर आप देखें आउट ऑफ दीज टू इंडस्ट्रीज निफ्टी बैंक ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव व्यू है जो है वो निफ्टी पर है, क्योंकि इन दो सेक्टर्स का इम्पैक्ट आपको अल्टीमेटली निफ्टी पर नजर आएगा, ना कि निफ्टी बैंक का। चलिए अब एक काम करते हैं, बीटीएससी ट्रेड्स बुधवार के लिए क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये बात करते हैं। कल नई सीरीज यानी अगस्त की सीरीज का पहला दिन, मानस क्या पिक करेंगे आप? देखिए बीटीएसटी के लिए रेडिको पे खरीदारी करने की राय रहेगी। रेडिको में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो इसके ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। अगस्त मंथ का कॉल ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, करीब 43.27 पे ट्रेड हो रहा है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 42.49 का, 4249 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और 4500 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। रेडिको खैतान देखिए नंबर्स आ रहे थे और शानदार, अब यहाँ पे एक मूव आता हुआ 3% ऊपर है, बीटीएसटी ट्रेड हो गई माइनस जी की। अरुण जी आप क्या कैरी करेंगे? शेयर सिप्ला के साथ जाना चाहूंगा। सिप्ला में एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, यहाँ से मुझे लग रहा है 1470 1472 तक के टारगेट सिप्ला में आ सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा लगाएं, 1432 का स्टॉप लॉस लगा के सिप्ला को बीटीएसटी ले सकते हैं। 1470 तक के टारगेट्स कल तक इसमें स्टॉक में आ सकते हैं। काबा सर आपकी ट्रेड? मेरा ध्यान है फार्मा पर और रहेगा वो मैनकाइंड फार्मा ट्रेड कर रहा है 2615 पर, स्टॉप लगाएंगे 2600 का, 15 रुपए। टारगेट होगा 2650। मैनकाइंड फार्मा 2615 पे मैनकाइंड फार्मा। अमित जी आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी डीएलएफ लेके जाऊंगा। डीएलएफ एक पुलबैक के बाद 10 और 20 डेमा क्रॉस कर रहा है। चार्ज देख के लग रहा है यहाँ पे पुलबैक कंप्लीट हो चुका है। 656 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स लगभग रहेंगे 674 के। डीएलएफ रियल्टी पैक से कविता जी आप क्या कैरी करेंगी? तो श्रेया मैरी को कैरी करके जाया जा सकता है। 870 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें फॉर द प्राइस मूव ऑफ 920 940। ओके मैरी को। मीनवाइल रेडी को वापस रखिएगा एक बार जरा स्क्रीन पर। मानस जी ने भी पिक भी किया इसको, लेकिन वो गाइडेंस के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद देखिए किस तरीके से। और एक और चीज़ है, ये एफएमसीजी, ये भी एफएमसीजी है ना, लेकिन नंबर अच्छे हैं तो रिवॉर्ड कर रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स नंबर अच्छा है तो मार्केट ने रिवॉर्ड किया। तो ऐसा नहीं कि एफएमसीजी पूरा खराब है, नंबर अगर आप अच्छे लेकर आ रहे हैं और कमेंट्री अच्छी तरह, रुक ही नहीं रहा स्टॉक उसके बाद से। एक बार इसको रिफ्रेश करिए। हाँ 4.5% हो गया, वही मैं कह रहा हूँ, 1.5% तो गलत दिख रहा है, 4.5% ऊपर अब ये ट्रेड थी। एक बार मानस जी का टारगेट दिखाएंगे मुझे ज़रा, क्या था रेडिको पर? हाँ एक बार चेक करते हैं, 4500 के बड़े टारगेट हैं, तो बड़े मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू बिल्कुल ब्रेथ अच्छी रही, बट अगर आप देखें थोड़ा और शायद सेशन एक्सपेंड नहीं कर पाया हायर साइड पे। सुबह सुबह अगर आप देखें ब्रेथ ज़्यादा शानदार थी, क्योंकि आज इसको पूरा स्पॉन्सर किया एक बार फिर से शॉर्ट कवरिंग ने। मैं जैसे कि सुबह पल्स में कह रहा था अनुज कि पिछले 4 दिन से जो शॉर्ट कवरिंग मेरे को आईटी में दिखाई दी थी वो काफ़ी इंप्रेसिव थी। 84 में शॉर्ट कवरिंग आज भी, हालांकि इवनली पॉइंट था, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी थी, बट लॉन्ग अनवाइंडिंग को बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एक्सपायरी का डे था। तो अल्टीमेटली अगर आपने लॉन्ग भी काटी हो अपनी यहाँ से तो वो इसी में नजर आएगी।
यूनाइटेड स्पिरिट्स 1507 पे लेके आई है। जरा सीधे पहले लॉन्ग की स्लाइड सबसे ऊपर आप देखें लॉन्ग में नजर आएगा आपको, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है, बट मैं आपको स्टॉक्स मेंशन करता हूँ जो कि कंस्ट्रक्टिव है। कोफोर्ज, नो डाउट अबाउट दैट, सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप। पूरा आईटी अगर आप देखें अपने साथ लॉन्ग, नाइस। कोफोर्ज, टीसीएस, एम्फोसिस, इन्फो एज, टेक महिंद्रा लोडेड विद लॉन्ग्स। एक शॉर्ट कवरिंग के अच्छे फेज के बाद नेक्स्ट स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग के, जहां पे बंदर बैकफुट पे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। उसमें लोढ़ा, कल्याण, सुपर मूव, एटर्नल एक शानदार ब्रेकआउट फ्लैग का 300 के ऊपर अपने, और लिकर स्पेस में दोनों में अगर आप देखें तेजी थी रैलिको खेतान, और साथ ही साथ यूएसएल आईएक्स में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था, बड़े एवरेजेस को उसने रीगेन किया। शॉर्ट एचयूएल, पोस्ट नंबर्स, एवेन्यू सुपरमार्ट, टोरेंट फार्मा, एम्बर, इंडसइंड बैंक, इन सभी काउंटर्स में इंडसइंड बैंक में भी वो वीकनेस का दौर अभी भी कायम है, और मोर और लेस बैंक निफ्टी ने परफॉर्मर रहा आज। और लॉन्ग अनवाइंडिंग, सुजलॉन, वरुण बेवरेजेस एक्सीडेंट ऑफ द डे, गॉडफ्रे फिलिप्स, नोवामा और बीएल, इन सभी काउंटर्स में आज पेन था। एक बार बीईएल लेके आएंगे, नंबर्स पे रिएक्शन खराब, और 389, और इसने तोड़ दिया है आज 17 दिसंबर के बाद से लेके अब तक का पूरा बेस, यानी फ्रैंकली स्पीकिंग 6 महीने का, 7 महीने का बेस तोड़ रहा है। आपकी रीडिंग अमित जी क्या होगी इस पर? एक अब आप एवरेजेस तोड़ चुके हैं, आप 6 महीने के बेस तोड़ चुके हैं। मैं वीकली पे इसको अपने ट्रांसलेट कर रहा था, हालांकि भी टाइम लगेगा वीकली को बनने में, पर आप फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल 2025 50 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। पोजीशन पर क्या एसएल्स रखें, एग्जिट रूल क्या होना चाहिए आपका इस पे? जी वीरेन जी, स्विंग लो लगभग 400 का था, वो भी तोड़ दिया। स्टॉक 200 डेमा पे कंसोलिडेट कर रहा था और नेगेटिव साइड पे जा रहा है, वॉल्यूम्स काफी हाई हैं। तो पहले तो अगर किसी की पोजीशन है तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिस हिसाब से वीकनेस बरकरार है, मैं लेवल्स पे शॉर्ट करने का नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी 4% डाउन है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर है। इट्स अ सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर। जब तक ये स्टॉक 410 के ऊपर ना निकले, आई थिंक यहाँ पे वीकनेस बरकरार रहेगी। ओके चलिए, तो ये आपके लिए बीएल पर एक व्यू क्लियरली इस समय का स्टॉक ऑफ द मोमेंट है रैलिको खेतान। लेकर आइए एक बार फिर जरा स्टॉक को, और शानदार तेज़ी के साथ अब ये स्टॉक 4.5% के करीब ऊपर और अच्छे मूव्स देता हुआ। सुबह हमने इन्फो एज पिक किया था स्पॉटलाइट में, ये भी डे हाई के करीब बंद हो रहा है, 3.25%। एक बार रोल ओवर की प्लेट दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ कहाँ अच्छे रोल ओवर्स हो रहे हैं, इन पर नज़र रखिएगा। टीआई इंडिया मतलब ट्यूब इन्वेस्टमेंट 97% रोल ओवर, नैम इंडिया यानी कि निपॉन 97% रोल ओवर्स यहाँ भी, गोदफ्रे फिलिप्स 97% रोल ओवर यहाँ पर होते हुए, टीवीएस मोटर में 96% रोल ओवर हुए हैं, और भारत फोर्ज में भी 96% के करीब रोल ओवर हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर, ग्रासिम, मैरिको और फेडरल बैंक, यहाँ पर भी रोल ओवर्स अच्छे हैं। एक बार फेडरल बैंक दिखा दीजिए। फेडरल बैंक में नंबर्स के बाद एक अच्छी री रेटिंग आई थी, यहाँ मूव अच्छे बने। कविता जी, फेडरल बैंक पर क्या भी होगा? अच्छे मूव एक्सटेंड होते हुए दिख रहे हैं, और पिछले 5 दिन का हम कंसोलिडेशन फेज से काउंटर बाहर आते हुए दिखता है। मुझे लगता है जिनकी पोजीशनिंग है 345 के एसएल के साथ पोजीशन में बने रहना चाहिए। एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिख सकता है। प्राइस मूव 380 385 तक एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। ओके, मीनवाइल एक बार निफ्टी रखिएगा जरा। और श्रेया, जो हम बात कर रहे थे ना, देखिए लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी भी आ गई 3 PM पे, तो मैं घबराने की बात नहीं थी। और इसीलिए मैं मंथ एंड, पता क्या होता है ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, वो अगले दिन के कॉल ऑप्शन लेते हैं। अगर आपने आज के कॉल ऑप्शन लिए हुए थे ना, वो ज़ीरो हो गए होंगे। अगर आपने थोड़ा टाइम दिया हो उसको, उस ट्रेड को चलने के लिए, तब वो आपके फेवर में आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसलिए मैं एक व्यू जो लेकर चल रहा हूँ कि मंथ एंड की कॉल्स ले। और ठीक है, अब मैक्सिमम क्या होगा बस के सिनेरियो में, एक रीजनेबल आपको 3-4 दिन में लग जाएगा कि वो ट्रेड चल रही है नहीं चल रही है। इन दैट केस यू कैन रिव्यू दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लेना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं ये लोधा देख रही थी सर, कल नतीजे आए, कल भी वायदा का टॉप गेनर बना हुआ था, और कोफोर्ज के बाद दूसरा टॉप गेनर लोधा ही है। 9% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर। और ब्रोकरेजेस रिपोर्ट देख रही थी मैं आज सुबह, सभी के थम्स अप, अपग्रेड आया, शानदार टारगेट प्राइस, काफी अच्छे, एकदम प्रॉफिट डबल हुआ है। और एक बार पॉलीकैब भी रखिएगा, वायर एंड केबल स्पेस पे अच्छी रिपोर्ट थी, और पॉलीकैब
निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ लगभग अब 1% से ऊपर की क्लोजिंग दिखा रहा है। ये हमने इक्का में शुमार किया था, उतने बड़े मूव्स नहीं आए लेकिन निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है। दोनों स्टॉक पर राय, पहले पॉलीकैब, अरुण जी आप पॉलीकैब बता दीजिए एक बार मुझे कि क्या लगता है इन लेवल्स पे कोई कन्विक्शन बन रहा है क्या? देखिए श्रेया जी, बिल्कुल यहाँ से एक बेस फॉर्मेशन के संकेत जरूर है। 9000 के आसपास का एक बेस बना है। बड़े टारगेट नहीं है, 9250 9280 तक के टारगेट जरूर मिल सकते हैं। तो एक बीटीएसटी ट्रेड के हिसाब से जरूर पिक किया जा सकता है। एक अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखते हैं तो डबल बॉटम का एक स्ट्रक्चर भी स्टॉक में बन रहा है। तो 9020 के स्टॉप लॉस के साथ बीटीएसटी ट्रेड को लेके चल सकते हैं। 9260 तक के टारगेट पॉलीकैब में आ सकते हैं। 9260 तक के टारगेट दिख सकते हैं पॉलीकैब में, बीटीएसटी ट्रेड हो सकता है यहाँ पर अच्छे मूव से। गाबा से लोधा मैं आपसे पूछना चाह रही थी, रियल्टी पैक में अच्छी स्ट्रेंथ है, कल भी चला ये काउंटर, आज भी चला, इतने चलने के बाद भी क्या कुछ लगता है कि इन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है? और जो प्रॉफिट में उनको क्या सलाह होगी? जो प्रॉफिट में वो राइट द ट्रेंड, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है लोधा। आज का जो मूव है गैप अप मूव है, रन अवे गैप, और एक सेकंड अप मूव मिला है टुडे। आज ट्रेड करा है 1312 लोधा, 1312 पर लोधा, स्टॉप लगाएंगे करीब 1300 या 1280 का स्टॉप लगाया, ज्यादा नहीं। इसको राइड कीजिए ट्रेंड। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1350, हो सकता है 1400 भी देखने को मिले लोधा में। यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर नहीं आता लोधा। लेकिन अंतिम पड़ाव में अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे कि आईटी के साथ साथ लिकर स्पेस, रेडिको, यूएसएल दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग, और एफएमसीजी अगर आप देखें तो बावजूद इसके कि आज एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट रहा है एचयूएल इस पूरे आज के दिन में, बट स्टिल अगर आप देखें बहुत सारे स्क्रिप्ट्स इस बास्केट से ठीक ठाक क्लोज की तरफ बढ़ रही हैं। नेस्ले मोस्ट स्पेशली 1494 पे, याद रखिएगा ये नेस्ले के करियर का सेकंड बेस्ट क्लोज होगा, तो इसमें अगर आप देखें कोई खास दिक्कत नहीं है। और स्टॉक ऑफ द सीरीज, स्टॉक ऑफ द आई थिंक फर्स्ट हाफ ऑफ 26, बड़े फ्रंट लाइन स्पेस में देखें तो लॉरस, याद रखिएगा इस साल की शुरुआत हुई थी लॉरस में, अगर मैं देखूं तो अप्रॉक्सीमेटली इसका प्राइस एट कमेंसमेंट था 932 रुपये जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास, और 1756 अभी आधा से साल गुजरा है, तो बेस्ट परफॉर्मर रहा। और एक स्टॉक और जो कि एफएमसीजी में आज ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है वो है मैरिको एट 886, ऑलमोस्ट अपने करियर हाई की ट्रैजेक्टरी की तरफ फ्लो करता हुआ, और जिसका मैंने जिक्र किया नेस्ले। और कोफोज फाइनली आज बड़े मूव के साथ उस प्राइस को स्ट्राइक करता हुआ 1 फरवरी 26 का, जब पहली बार इसका फरवरी में मतलब 26 में टूनेरी में टूटा था। खैर ये रही बातें स्टॉक स्पेसिफिक। चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए अनुज के पास बड़ी बॉल पर। अनुज ओवर टू यू। वीरो बिल्कुल, देखिए कितने स्टॉक्स हैं जो एकदम डे हाई पर बंद हो रहे हैं। एक दो स्टॉक्स और ऐड करना चाह रहा था। एक बार पीबी फिनटेक रखिएगा, इंट्राडे आई थिंक पूरे दिन हमने इसकी बात नहीं की शायद, पीबी फिनटेक लेकिन डे हाई पर बंद हो रहा है। इसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी ये भी डे हाई पर बंद हो रहा है, सिप्ला डे हाई पर बंद हो रहा है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, टू व्हीलर स्पेस में पंख लगे हुए हैं, बजाज ऑटो और टीवीएस। नंबर के बाद ये स्टॉक रुके नहीं है, और मेरे ख्याल से एक्सपायरी वीक की जो दो सबसे अच्छी ट्रेड्स रही, एक बजाज ऑटो टीवीएस और दूसरी ऑब्वियसली कोफोज, लेकिन बजाज ऑटो टीवीएस शानदार मूव यहाँ पर। चलिए वॉल पर चलते हैं मार्केट की क्लोज के लिए। एकदम फ्लैट मार्केट, 7 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी ने ड्रैग किया 350 पॉइंट का, लेकिन बड़ा सपोर्ट मिला निफ्टी आईटी से, 3.25% की रैली निफ्टी आईटी में। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स ये भी ग्रीन में 100 पॉइंट ऊपर था। स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर, स्मॉल कैप इस समय रेड में था, और एडवांस डिक्लाइन देखिए 1020 बढ़ने वाले शेयर, 2080 गिरने वाले शेयर, मतलब 1:2। एडवांस डिक्लाइन इंडिया विक्स 0.25% नीचे था। हाँ, अब आते हैं आज के, चलिए सेक्टरल गेनर से शुरुआत करते हैं। मार्केट एक्चुअली मोरलेस ग्रीन में था। आईटी यहाँ अच्छे मूव्स थे, रियल्टी 2.5% ऊपर था, ऑटो और एफएमसीजी ग्रीन में थे। लूजर्स में बैंक्स, ऑब्वियसली निफ्टी बैंक की वजह से काफ़ी प्रेशर आया, और इसके अलावा लेकर आइए जरा, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, पीएसयू बैंक्स, यहाँ पर गिरावट थी। निफ्टी गेनर्स सारे आईटी नाम दिखाई देंगे आपको इसमें, और टीसीएस ने लीड किया। इटर्नल में अच्छे मूव्स थे, टेक महिंद्रा, नेस्ले, सिप्ला और इन्फोसिस। लूजर्स में क्या क्या थे, एचयूएल नंबर्स के बाद क्रैक ही हो गया तो 7%, बीएल, कोल इंडिया, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा कंज्यूमर में आज थोड़ी सी गिरावट। चलिए, तो ये था आज का क्लोज, और शानदार रहा ये क्लोज हर लिहाज से। आईटी के लिए 967 अंक ऊपर, लगभग जून के बाद सबसे अच्छा क्लोज, और 100 दिमाग के ऊपर। और कल से खैर कह सकते हैं आपके अगस्त का महीना तो नहीं, लेकिन हाँ
अगस्त की सीरीज यानी आज़ादी की सीरीज का प्रारंभ होगी, शुरुआत होगी। सारे समीकरणों को लेकर, तथ्यों को लेकर और नंबर्स के एनालिसिस को लेकर ये पैनल आपसे सुबह सुबह मुलाकात करेगा, मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।